जय भीम साथियों। आज के हमारे साथ चर्चा में श्री अशोक अज्ञानी जी हैं। अशोक अज्ञानी दिल्ली में एक वैकल्पिक राजनीतिक परिदृश्य खड़ा करने के प्रयास कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से वो दिल्ली के जो हाशिए के समाज हैं उनके बीच में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव भी है और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ भी जुड़े रहे। उनकी जो दूसरी शाखाएं होती है जैसे C2, उसके साथ भी उनका लगातार कार्य चल रहा था। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनमें जैसे जो अम्बेडकरवादी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं और जो आदिवासियों के सवाल पे भी बड़े मुखरता से काम कर रहे थे। तो इतने उनके काम हैं दिल्ली में, खास करके हाशिए के समाज के लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करना, और दूसरा जो सफाई कर्मचारी समाज है उसके लोगों की लड़ाई लड़ना, उसके लिए भी वो लगातार अग्रसर थे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं कि इन सब समाजों को जोड़ के अपनी लड़ाई को लड़ा जाए, जो कि बहुत बहुत जरूरी है आज के दौर में। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो अशोक जी, ये बताएं कि दिल्ली में ये कोरोना की हम स्थिति पे, क्योंकि आप दिल्ली में बहुत काम कर रहे हैं, लगातार दौड़ भाग भी कर रहे हैं, और दिल्ली का एक ऐसा मॉडल लोगों के दिमाग में आया था। झाड़ू से लोगों ने ऐसा सोचा कि वो सारा जो है खास करके वाल्मीकि समाज को एक वादा किया गया था, स्वच्छकार समाज को चुनाव से पहले भी एक वादा किया गया था कि कोरोना हो ना हो, समय तो पता ही नहीं था कि कोरोना का क्या स्थिति होगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने एक वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि सीवेज लाइन में जो जिसकी डेथ होगी या जो भी सफाई कर्मचारी की काम करते वक्त, तो उसको शायद उन्होंने 50 लाख का या 1 करोड़ का, जो भी आप ज्यादा अच्छे से उसको बता पाएंगे, कि वादा किया था। मैं 50 लाख और 1 करोड़ के बीच की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तो खैर अभी बेसिक पे भी नहीं पहुंच रहे हैं लोग। तो ये वादा उनके चुनाव घोषणा पत्र में था। और अभी जो कोविड के बाद की स्थिति है, दिल्ली के अंदर बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण से। जो सफाई कर्मी हैं, जो काम करते हुए, यानी कि कोरोना वॉरियर्स जिनको हम कह सकते हैं, उनके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अभी कोई राहत के नाम पे कोई चीज मिली हो। 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच का कोई भी अमाउंट अभी तक तो किसी को नहीं मिला। तो आप इस विषय में अपनी बात को रखिए कि क्या क्या आपने देखा है फिलहाल दिल्ली के अंदर कोरोना से जो सफाई कर्मी लड़ रहे हैं, और जो सरकार का रवैया है वो कैसा है। जी धन्यवाद रावत जी। देखिए, सबसे पहले बहुत अहम सवाल आपने इसको रेज किया है जो आज की जरूरत थी। और समाज हमारा गुमराह भी है थोड़ा सा, क्योंकि जो पॉलिटिकल चमक दमक में जी हमारे जो लीडरशिप है वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, वो किन पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे लग करके वो अपने समाज को, जो गरीब समाज है, डाउन ट्रोडन, जो जमीन पर अपना तकलीफ में है, उनके जो सवाल है, असली सवाल है, उनको पॉलिटिकल माइंड से रख करके वो भूल जाते हैं। जी दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति इतनी खराब है और उसको इन्होंने हॉस्पिटलों में 7 दिन 8 दिन रखकर कोरोना के मरीजों को, ये बिना उनकी रिपोर्ट को टेस्ट करे, नेगेटिव आए, टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ही टेस्ट नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद उनको वो घर भेज रहे हैं कि आप जाइए, आप ठीक हो गए हैं। और उसके बाद कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को इन्होंने घरों में ही क्वारंटाइन किया हुआ है, घरों में ही इन्होंने उनको, जो कोरोना के मरीज हैं, कि घरों में ही रहो। और 1.5 लाख से ऊपर केस जा चुके हैं दिल्ली के अंदर। 12,000 एक्टिव केस हैं। जी जब आप उनको हॉस्पिटल्स में रखोगे ही नहीं, तो जब नहीं हॉस्पिटल में रखोगे तो उनको कहाँ से, वो तो अपने आप ही 12,000 कम से कम आएंगे आपके जो एक्टिव केसेस हैं। जी दूसरी बात, मैं अपने समाज के सवाल पे आता हूँ। जब केजरीवाल सरकार फर्स्ट टाइम आई 2015 सेकंड टाइम चुने गए, एक बार 49 दिन के लिए और फिर दोबारा ये जी 2015 में फिर ये सरकार चुन करके आई, तो इन्होंने अपने साफ साफ मैनिफेस्टो में लिखा था, उस मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था डिग्निटी फॉर सफाई कर्मचारी। जी और उसमें इन्होंने लिखा था कि जो सफाई कर्मचारी की मौत होती है, मृत्यु होती है काम के दौरान, तो उसको 50 लाख रुपए का ये मुआवजा देंगे। और जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, टेम्परेरी है, दूसरे हैं, उनको परमानेंट करेंगे। और ये उनको फायर फाइटर्स जैसी ड्रेसेस
उनको हेलमेट, उनको मास्क, उनको ग्लव्स, ये उस समय की बात है 2015 के मैनिफेस्टो की, जब तक ये दूर दूर तक कोरोना वोरोना पता भी नहीं था। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त ये फायर फाइटर्स की ड्रेसेस और उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन और उनको स्किल्ड करके इस काम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रॉपर एक पैराग्राफ है जो बिल्कुल। इन्होंने उसको लिखा था, वादा किया था। और झाड़ू का निशान लिया तो इस वजह जी से और उस वादे की बिल्कुल। वजह से समाज ने बिल्कुल एक तरफा इनको जी बिल्कुल। वोटिंग की, बिल्कुल आंख मूंद करके। और उस समय की जरूरत भी थी क्योंकि कांग्रेस उस समय थी, जी कांग्रेस जी ने भी इनके बारे में कुछ सोचा नहीं, 15 साल सरकार रही और बीजेपी केंद्र में और उसमें एमसीडी में भी रहती है, तो जी इन्होंने भी कोई काम नहीं किया। तो उस समय जरूरत थी, एक जी नई राजनीतिक शक्ति की जरूरत थी जो लग रहा था कि, और जिस मूवमेंट से अन्ना आंदोलन जो एंटी करप्शन मूवमेंट के जी विरुद्ध ये चल के आया है, जो नेशनल वाइड एक मूवमेंट इसने जोर पकड़ा, तो वो उस समय की जरूरत थी और जी उस समय ये चेंज करना बहुत जरूरत था। और इन्होंने जो वादे किए और झाड़ू का निशान, तो हमारा समाज ने सोचा कि शायद ये हमारा भला हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा, हमारा ही आदमी है, जी इसलिए वो वोटिंग की। उसके बाद हम लगातार 2 साल हमने वेट किया और 2017 से जी लगातार हम इनको चिट्ठी लिखते रहे, धरना किया, प्रदर्शन किया। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हमने सब ऑनलाइन भी किए हुए हैं। इनको इनका वादा याद दिलाया हमने इनको, केजरीवाल साहब को, कि आपने 50 लाख रुपया कहा था और कई सारे लोग उस समय तक 20-25 लोग की डेथ हो गई थी, गटर में मौत के जी हो गई थी। तो हमने कहा 50 लाख रुपया दे दो भाई और हम्म, इनको फाइटर्स की ड्रेसेस दे दो, इनके लिए स्किल्ड डेवलपमेंट के अलग से जो आपने वादा किया था, जी इनको डिपार्टमेंट्स को उनको बोलो कि भाई इनके लिए अलग से केंद्र खोले जाएं और इनको स्किल्ड करके इनको काम से प्रमोट किया जाए, दूसरे कामों में लाया जाए, जिससे कि इस परंपरागत पेशे से इनका पीछा छुड़े और ये भी एक बेहतर जीवन जी पाए और एक बेहतर स्किल्ड वर्कर की तरह और एक इज्जत के साथ अपने काम को कर पाए। तो लेकिन इन्होंने उस पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया और उसी दौरान फिर हमें लगा कि भाई अब हमें अपना खुद का एक पॉलिटिकल मिशन शुरू कराना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट पार्टियां इनिशिएटिव नहीं ले रही हैं। वो कांग्रेस के या दूसरे राज्यों में कोई दूसरे दूसरे पार्टियों को सपोर्ट करती हैं, स्वयं अब आगे आकर के वो हम्म, एक पॉलिटिकल एक अपना एक विकल्प अल्टरनेटिव जनता को नहीं देते कि भाई हम वर्किंग क्लास की पार्टी हैं और जी हम आकर के अब आपको हम पूरी सीटों पे लड़ेंगे और हम आकर के आपको विकल्प देंगे और हम आपका काम करेंगे, वो बिल्कुल नहीं देते हैं। वो दूसरी दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करने लग जाते हैं, एक दो सीट लड़ते हैं। तो हमने कहा भाई यहाँ पर तो समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है, हम्म, अपना एक वैकल्पिक एक खुद का एक वर्किंग क्लास का एक मूवमेंट खड़ा किया जाए। क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, जी जैसा आपने बताया। जी पहले मैं एआईटीयूसी के साथ था, जो सीपीआई की ट्रेड यूनियन विंग है। जी उसके बाद मैं 2006 से लगातार सीआईटू के साथ हूँ, जी दिल्ली सीआईटू में मैं वर्किंग कमेटी मेंबर भी हूँ और वो जी अपनी जनरल मजदूर यूनियन और होटल वर्कर्स यूनियन हमारी उसके साथ काम करती है, जनरल वर्कर्स के लिए मैं काम करता रहा हूँ। और जी पिछले 2010 से लगातार मैं सफाई कर्मचारियों के लिए भी साथ साथ उनके लिए काम करता रहा। और जो एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी हमारी यूनियंस हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कोई नई यूनियन बनाए। हमने कहा जो ऑलरेडी 40-45 यूनियन सही है, बात बिल्कुल। इन्हीं के जो साथ मिल करके इन्हीं को स्ट्रेंथन करें, इन्हीं के साथ मिलके आगे बढ़े, क्योंकि एक और नई यूनियन खड़ी करने का कोई मतलब नहीं है, वो जी समाज को तोड़ने वाली एक नई बिल्कुल। व्यवस्था होगी। तो हमने कहा जो ये साथी काम कर रहे हैं, इन्हीं के साथ बैठ करके इन्हीं की यूनियनों में इनको आगे बढ़ाएं। तो जी लेकिन अभी माहौल बहुत ही खराब हो चुका है, इसलिए हमने 2015 से लगातार अब कमान को हमने अपने हाथ में लिया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम भारत सरकार को और दिल्ली सरकार को इस पे काम करते रहे। तो हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था भी शुरू करी, जिसमें लोकसभा चुनाव 2019 में हमने 5 सीट लड़ी दिल्ली की। और हमने कहा कि भैया हमारा सफाई कर्मचारी समाज अर्थात वाल्मीकि समाज भारी तादाद में 40 लाख का वोट है, तो ये खुद अपने अपने स्वतंत्र अपने प्रतिनिधि चुने जो कि इनकी आवाज को वहां लोकसभा में उठाएं, जी लोकसभा में जाके उठाएं और इनके कम से कम इनकी आवाज तो उठे, वहां जी आवाज जी तो पहुंचे मजबूती से। बिल्कुल। प्लानिंग बनना ना बनना सेकेंडरी होती है, इनका एक मजबूत प्रतिनिधि जो खुल करके बिना डर के और बिना हिचक के इनकी बात को रखे, तो वो स्वतंत्र आदमी रख सकता है। बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टियां ये आपके चुन तो लेते हैं आपके कैंडिडेटों को, लेकिन ये उनको इजाजत नहीं देते कि आपकी बात को वहां पर समाज की वहां रख पाए। जो कि अभी देखने में आया, 4 विधायक हैं आम आदमी पार्टी से और एक हमारी बहन उसमें वो डिप्टी स्पीकर भी है दिल्ली विधानसभा की, और जी एक हमारे वो बीजेपी से सांसद है दिल्ली से। जी मगर अभी जो ये इंसिडेंट हुआ, 12 लोग हमारी डेथ हुई कोरोना में, जी सफाई कर्मी योद्धाओं की काम करते करते। उनको 1 करोड़ का वादा था, तो वो वादा नहीं दिया, तो उन्होंने मैंने खुद उनको ईमेल से और उनके ट्विटर पे मैंने भेजा कि भाई आप इनको आवाज उठाओ,
लोकसभा के सदस्य को हमने, हंसराज हंसी जी को मैंने खुद लिखा। मैंने कहा कि एटलीस्ट आप इस आवाज को आप कम से कम एक कवरिंग लेटर लगा के तो मुख्यमंत्री को भेजो कि एक आप जी समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रतिनिधि हैं, कि भाई मेरे समाज के साथ ऐसा हो रहा है, आप इनको क्यों हक नहीं दे रहे हो, इनको दो आप। उधर जी हमने चारों विधायकों को भी मैंने खुद स्वयं उनको उनके ईमेल पे मैंने जो जो सोर्सेस मिले उनको भेजी रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट अच्छा आप केजरीवाल साहब से ये तो पूछो कि भाई आपने एक तो अपना ये जो दूसरा इनका चुनाव हुआ 2020 का, इसके मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा कि अगर सफाई कर्मचारी की डेथ होगी तो मैं 1 करोड़ रुपया उनको दूंगा, दिल्ली सरकार देगी जी मुआवजे के तौर पे। उस जी समय कोरोना भी नहीं था, एक जनरल उन्होंने जी मैनिफेस्टो दिया। तो बिल्कुल मैनिफेस्टो के हिसाब से भी वो डेथ हुई है उनकी, छोड़ो कोरोना पुराना को, तो जी तब भी बिल्कुल आपका दिल्ली सरकार का बनता है कि उनको 1 करोड़ रुपया दे जो आपका वादा है। और बिल्कुल उसके बाद कोरोना के काल में 29 अप्रैल को 29 अप्रैल 2020 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। स्वयं इन्होंने एक तो 5 अप्रैल को इन्होंने किया था और एक उसको मॉडिफाई करके इन्होंने 29 अप्रैल को किया। और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो कोरोना योद्धा हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो काम कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे, चाहे जी वो पुलिस के साथी हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो और सैनिटरी वर्कर, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जी ये काम करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना इफेक्ट होने से, तो इनको 1 करोड़ रुपया तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। तो देखिए एक डिस्क्रिमिनेशन, देखिए जातिगत डिस्क्रिमिनेशन, देखिए मैं आपको बताना जी चाहता हूँ कि इन्होंने मई में जब डेथ हुई एक सफाई कर्मचारी की, तो इन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। और एक टीचर, एक उसकी दिल्ली पुलिस के एक साथी की डेथ हुई, तो जी उनको इन्होंने तुरंत अगले ही दिन उनकी डेथ की खबर मिलते ही तुरंत 1 घंटे के भीतर भीतर ट्विटर पे इन्होंने कहा कि जी उनको एक तो वो परिवार को सांत्वना भी दी और जी उनको जी कहा कि भाई अच्छे शब्द भी बोले उनके लिए, श्रद्धांजलि भी दी और उनको कहा 1 करोड़ रुपया मैं हम इनको दिल्ली सरकार दे रही है। और उसी तरह एक टीचर जो कॉन्टेक्ट टीचर थी एमसीडी की, उसकी जी डेथ हुई तो उस पर उन्होंने तुरंत से घोषणा कर दी अगले ही दिन, उस जी पे अपना आकर के ट्विटर पे वो सारे हमने रिकॉर्ड लगाए। और हमारे सफाई कर्मचारियों की डेथ हुई, 12 अब तक मर चुके हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया, डेथ कमेटी बना दी। उनके जी लिए जी इन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू कमेटी बना दी। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि एमसीडी को चिट्ठी लिख दी कि भाई आप इनके डॉक्यूमेंट्स, इनके जो डिसीज जहाँ इन्होंने ट्रीटमेंट लिया वो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके डिसीज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके ट्रीटमेंट का पूरा चेक कीजिए कि ये कोरोना से इनकी डेथ हुई कि नहीं हुई। और हम्म, इनके दुनिया भर के इन्होंने इनके सर्टिफिकेट चेक कीजिए, बैंक अकाउंट चेक कीजिए और फिर ये फलानी कमेटी को भेजिए, डिग्री कमेटी को भेजिए। तो अगर कोरोना का अगर ये प्रोसेस आपको रखना है, कोरोना जिसकी डेथ हुई है कोरोना के कारण, फ्रंट लाइन वॉरियर्स की, तो ये तो सबके लिए होना चाहिए, दिल्ली पुलिस के लिए भी होना चाहिए, ये जी टीचर्स जी के लिए भी होना चाहिए। अभी एक सिविल डिफेंस की लड़के की डेथ हुई, उसको भी दे दिया इन्होंने तुरंत। एक हाँ डॉक्टर की डेथ हुई, उनके घर जा करके केजरीवाल हाँ जी साहब ने नहीं वो तो और बिल्कुल स्पीकर विधानसभा में जाकर के वो तो दिया। बिल्कुल जातिवादी स्वरूप दिखाई दे रहा है वो तो हाँ, दिल्ली तो में इसलिए क्या आप मैं ये हमने ये सवाल उठाया और मैंने इसके इसके दिल्ली सरकार के खिलाफ जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो सेक्शन 61 है, हम्म, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि इस तरह का जो आपदाएं आती हैं या महामारी काल में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लागू रहता है देश में, तो उस वक्त कोई सरकार प्रशासन अगर किसी भी तरह का कंपनसेशन देने में कोई अगर जातिगत या कोई इसमें रेस के हिसाब से या धर्म के हिसाब से या उसमें भाषा के हिसाब से भेदभाव अगर करती है डिस्क्रिमिनेशन करती है, तो वो पूरी तरह इलीगल है, पूरी तरह हम्म, गैर कानूनी है। तो उसके तहत हमने इसके खिलाफ, मैंने एनडीएमए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने केस फाइल किया और वो केस का प्रोसीडिंग भी हो गई, उस पर केस सुनवाई चालू है। अच्छा इनके विरुद्ध हमने लगाया जातिगत भेदभाव का हमने वो लगाया, और जबकि सारे डॉक्यूमेंट है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन शॉर्ट कि ये जो सरकार है ये लाला सरकार है। मैं पहले से कहते थे, हमने जी जी विधानसभा भी इसीलिए लड़ा और हमने अपने वाल्मीकि समाज को ये कहा कि भाई 40 लाख आप दिल्ली में आपका वोट है और डॉक्टर अंबेडकर आपको वोट का अधिकार इसलिए नहीं देगा कि आप गुलाम बन के फिर दोबारा से उन्हीं जी जी लालाओं को, तिलक तराजू तलवारों को आप दोबारा दोबारा सत्ता देते रहोगे और आप फिर उनकी पीड़ा सहते रहोगे। और देखिए इस कोरोना काल में हमारे एक सफाई कर्मचारी को इन्होंने, जबकि दिल्ली सरकार की ड्यूटी थी, इन्होंने किसी को ना ड्रेस दी, ना मास्क दिए, ना ग्लव्स नहीं दिए, बहुत ना मुश्किल उनको हालात में कोई है किसी तरह का इक्विपमेंट नहीं दिया, जो सिक्योरिटी पीपीई किट एक को भी नहीं दी। वो बेचारे अपने तकलीफ में अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल हमने 2020 में चुनाव लड़ा, हमने नारा दिया था
कि अब की बार दिल्ली में वाल्मीकि सरकार, लेकिन हमारे लोगों को नहीं समझ आई। देखो इतने सालों से लोग, हमारे पॉलिटिकल दूसरा प्रीव्यूअर, हमारा कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, इतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं खड़ा हुआ, तो ये हमारा नहीं नहीं, कम से कम वो जागरण आपकी था। बात, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है कि पचासों पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, और एक जो आज की राजनीति की सबसे खतरनाक बात हो गई है कि वो एक एक दो दो जो है वो बड़े बड़े नाम पैदा करती है, और उन नामों को जो है, जैसे बड़े नाम, और बड़े नाम हर बिरादरी में अब आ चुके हैं। अब राइट। पहले होता था एक दो बिरादरी में होता था कि भाई आप बोलेंगे कि सवर्णों में ही है, अब दलितों में भी बड़े नाम हैं, और बड़े आर्टिस्ट हो गए, बड़े कलाकार, बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े प्रोफेसर, ये सब लोग हर जगह हो गए। दो दो, एक एक दो दो हर जगह हो गए। अब वो एक एक दो दो को पकड़ लेते हैं। अब वो एक पकड़ दो को लेते पकड़ के जो समाज में काम करने वाले लोग हैं उनको नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो सवाल करेंगे। जी। तो सवाल करेंगे तो अब ये जो पूरा 1 करोड़ वाला मामला है, तो इसको लेकर के भी भाजपा और आपके बीच में बड़ा झगड़ा हुआ कि एक बात कह रहा है कि एमसीडी वालों को जोड़ा नहीं है, दूसरा कह रहा है ये एनडीएमसी के मजदूर हैं, इसके हैं, केजरीवाल ने 1 करोड़। और दूसरी चीज ये भी थी कि एक और इनका सर्कुलर था कि 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों को आप काम पे नहीं भेजेंगे, जो सफाई कर्मी हैं उनको आप काम पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जी, बिल्कुल उनको जो, बिल्कुल या जिसको बिल्कुल। बीमारी होगी, हाँ बिल्कुल। डायबिटीज होगी या कोई चीज होगा। लेकिन उसके बाद भी हमने जो, मैंने जो डॉक्यूमेंट किया उसमें कई लोगों की स्थिति ऐसी आई कि जो मतलब हाँ, बीमार साउथ है। दिल्ली में एक साथी हाँ 52 साल से ऊपर की एज के, उनको जी जी जबरदस्ती काम करवाया, डेथ हो गई उनकी। जी, और उसके बाद जो है डेथ होने के बाद भी कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो है बहुत बहुत, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक सवाल ही खड़ा हो रहा है कि लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं इसको लेकर। मैं, सफाई कर्मचारियों की भी संस्थाएं हैं, संगठन है, लोग हैं, नेता हैं, तो अभी तक वो चुप क्यों है इस सवाल को लेकर के। बिल्कुल। मेन बात है अभी हमारे प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि, एटलीस्ट वो जी तो जी, बोले। चुनो हुए, हाँ, जो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो बोले, कम से कम आप में भी हैं, भाजपा में भी हैं, हो सकता है और पार्टियों में भी हो, ट्रेड यूनियंस में भी हो। और एक जो उसके बाद जो चीज आई, जो मतलब एक तो यही आई कि कोरोना वॉरियर्स हैं। अभी जो पिछले 2 हफ्ते पहले शायद आपने सुना होगा, जो लक्ष्मी नगर के पास में जो हाँ जी। जो झुग्गी घर तोड़े झोपड़ियां हैं। थी, जो घर तोड़े गए हैं, घर तोड़े गए, और कई लोग उसमें मतलब करीबन 52 घर उसमें खत्म हुए, और सारे ज्यादातर जो है उसमें वाल्मीकि परिवार के लोग हैं, सफाई जी। कर्मचारी लोग हैं। तो अब ये चीजें हो रही हैं, जबकि ये बिल्कुल कानून के खिलाफ भी है। और मैंने इस चीज को इसलिए बोला कि इस वक्त जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हाउसिंग राइट कमेटी है, उसने 1 अप्रैल में एक नोटिस दिया था, वर्ड ओवर उसने सरकारों को लिखा है कि कोरोना के टाइम में आप जो है किसी भी प्रकार का एविक्शन, कोई विस्थापन या किसी को बेघर नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। लेकिन ये लगातार चल रहा है, और लोगों पे तो आरोप लग रहे हैं कि भाई आप धरना प्रदर्शन के लिए भी नहीं आ सकते, आप बोल भी नहीं सकते। हाँ। तो ये मतलब ये किस प्रकार का रवैया, जबकि जिसमें कई लोग ऐसे थे जिनके बारे में हमने सुना था कि वो कोरोना के क्वारंटाइन हो रहे थे अपने घर के अंदर, और तब उनके घर तोड़े गए हैं। जी। और इस पे हमारे कम से कम जो है मानवाधिकार संगठनों का, दलित संगठनों का, सफाई मजदूर संगठनों की भी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि नेताओं की आवाज तो थोड़ा आना मुश्किल होता है, क्योंकि हमको पता है कि वो तो पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं ना, समाज के तो होते नहीं उसके बाद। देखिए दुख की बात तो इसमें एक बात ये दुख की बात है, ये जो अभी घटना हुई लक्ष्मी नगर की, तो इसमें तमाम जितने हमारे वाल्मीकि संगठन या अपने सफाई कर्मचारी संगठन थे, वो तमाम लोग बेचारे गए, उन्होंने वहाँ जो प्रोटेस्ट कर सकते थे जी करे। लेकिन मैंने वहाँ गया नहीं। मैंने वहाँ पर पहले तो मैंने पिछले 1 हफ्ते, शुरू के 1 हफ्ते में मैंने पूरे जो कानूनी उसके वो थे ऑर्डर्स वगैरह, सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर था 2015 का, जिसकी हवाला दे करके इन्होंने तोड़ा। बाद में वो लोग नीचे भी गए, तमाम ऑर्डर निकाले, अफवाह फैल रही थी किस लिए तोड़ा, तो मैंने पहले वो निकाले। और उसके बाद फिर मैंने सीधे एनडीएमए को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को, इनके दिल्ली पुलिस के खिलाफ पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी इन्वॉल्व है, दिल्ली सरकार इन्वॉल्व है। जबकि देखो जी हमारे जी मूर्ख लोगों को, जो नेता टाइप हैं, वो केजरीवाल ने कह दिया कि जी कह दो कि ये तो एमसीडी ने तोड़ा है। अरे हाँ पीडब्ल्यूडी मेन है। पीडब्ल्यूडी देखो, 2 अथॉरिटीज हैं दिल्ली के अंदर, कि उसके बिना पर कोई झुग्गी झोंपड़ी या कोई भी इस तरह का कोई भी, चाहे हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, एमसीडी नहीं तोड़ सकती है। एक तो डीडीए है और एक पीडब्ल्यूडी है। जी जब जी तक इन दोनों का ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। देखिए एमसीडी तो खाली उसको डेमोलिश करने वाली एक सेकेंडरी, वो जी जी उसको फॉलो अप करने वाली, उसको एग्जीक्यूट करने वाली, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटी है। तो जी वो पीडब्ल्यूडी का ऑर्डर था। पीडब्ल्यू और उसके खिलाफ मैंने इंजीनियर एंड चीफ के खिलाफ मैंने
और जिस एमसीडी के अधिकारी ने, जिस इंजीनियर ने वो ऑर्डर निकाला था, वो काम किया, उसके खिलाफ, और दिल्ली पुलिस के डीसीपी, ये यहाँ का वेस्ट दिल्ली के, इसके खिलाफ, तीनों के खिलाफ मैंने केस दर्ज कराया और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। और मैंने 4 चीजें उसमें, 3-4 चीजें उसमें पॉइंट आउट की है। मैंने कहा भाई कोर्ट का ऑर्डर को आप छोड़ दो, ठीक है कोर्ट का ऑर्डर है। पहली बात तो ये बिल्कुल विकट परिस्थिति है, और दूसरी बात ये कि इस समय ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। तीसरा है कि जो उन्होंने लॉकडाउन 3 और 4 की जो 4 और 5 की जो गाइडलाइन है उसका वॉयलेशन है, क्योंकि सरकार ने स्वयं कहा कि एक तो 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो घर में रहें, जी वो घर से बाहर ना निकलें। जी। एक 10 साल से कम उम्र के बच्चे वो अपने घर में बिल्कुल रहें, उससे बाहर ना निकलें। तीसरी बिल्कुल। बात, जिनको जो स्पेशल डिजीज है, जैसे वो उनको वो शुगर वुगर डायबिटीज या है, कोई हाँ हार्ट जी हाँ जी। पेशेंट या दूसरी चीजें हैं, वो लोग घर से ना निकलें। और तीसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी इसमें खास स्पेशल, जब ये एक्ट लागू होता है तो इसमें जो मेन जो रेगुलर अथॉरिटीज हैं सरकार का प्रशासन या वो, उनके पावर्स ऑलरेडी सस्पेंड हो जाते हैं। तो जो हाँ एमएचए और एनडीएमए द्वारा हाँ बनाई जो अथॉरिटीज हैं उसमें स्पेशल जी जी डीएम, उनकी विदाउट परमिशन जो लोकल प्रशासन कोई भी एक्ट नहीं कर जी सकता। जी जी जी। विदाउट परमिशन उन्होंने उसको तोड़ा और उनको बाईपास किया, तो ये अपने आप में उसका वॉयलेशन है। लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 का जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने पॉइंट आउट किया। और सबसे पहले मैंने ये कहा कि अगर इस अधिकारी ने, अगर तोड़े भी इन अधिकारियों ने, तो क्या इन्होंने ये इस इलाके की कोरोना जांच की इन लोगों की? जी अगर ये जी जी। कोरोना, अगर इनमें कोरोना जांच नहीं की, अगर इनमें कोरोना पॉजिटिव होते तो ये तो कोरोना कैरियर बन जाते। इनको जी आपने जी सड़क पे छोड़ दिया, तो खुले में बहुत छोड़ सारे। दिया, ये तो अपने आप में खतरनाक बात है। तो जी ये जी 5-6 पॉइंट मैंने उसमें लिख करके, और मैंने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की, इन तीनों अथॉरिटी ऑफिसर्स के खिलाफ, और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा उन जिनके घर तोड़े और उनको अल्टरनेटिव, उनको वैकल्पिक व्यवस्था पुनर्वास की उनको की जाए, ये मैंने मांग करके किया था। और इस पे ये खुशी होगी कि इस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। बहुत तेजी से इनको नोटिस हो गया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, पीडब्ल्यूडी को और उसको एमसीडी को इस पे नोटिस हो गया, और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इनका हम्म, अधिकार दिलवा के, और जो आपने भी बताया कि जो डब्ल्यूएचओ ने या जो गाइडलाइन जारी की है कि रेडिकेशन के खिलाफ उनको किसी हाँ भी तरह स्थापित या वो नहीं करेंगे, तो जी। काफी मुझे चाहिए, नहीं वो मैंने उसको भी आपको हम भेजा है, लगा आप उस देंगे। पर देखिएगा, आपकी मैंने से मेल मदद भेजा है, मैं चाहिए आपको कि दे। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि बीजेपी के भी लोग वहां पर सांसद आ रहे हैं वहां पर, हाँ वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। गौतम गंभीर साहब, वहाँ के जो उनके पुराने अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो सांसद भी हैं हाँ दिल्ली जी से हाँ जी। अपने, वो मनोज जी, मनोज साहब, वो अपने वो पहुंचते हैं। फिर स्वयं केजरीवाल साहब प्रेशर में आते हैं, क्योंकि जो हमने, मैं वहां गया, वहां पर मैंने, मेरी वीडियो चल रही है, मैंने उन लोगों को दिया वो सब कागज और उनको कि भाई मैंने केस फाइल कर दिया, कार्रवाई शुरू हो गई है। उसके 2 घंटे में केजरीवाल साहब वहां पर आए अपने उन चेले चपाटों के साथ। और देखिए दुख की बात, वहां पर चारों विधायक थे, उन अच्छा। एक विधायक ने ये नहीं कहा कि वो तो बेचारे ठीक है, बाकी लोग तो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, सफाई कर्मी हमारे मजदूर हैं। किसी एक ने ये नहीं कहा कि आप स्वयं मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हो कि जी इनको यहाँ टेम्परेरी ये टेंट लगा दो, या इनको स्कूल में रखने की व्यवस्था कर दो, या इनका मैं सुप्रीम कोर्ट में केस डालूंगा, मैंने अधिकारियों को कह दिया है तो मुख्यमंत्री ने कि भाई इन पे जांच करो, क्यों तोड़े गए। आप मुख्यमंत्री हैं इस समय और विशेष परिस्थितियों में है, तो आपने नहीं इनको वो बॉडी कोर्ट आपने का, अलर्ट वो की कि भाई अशोक जी, इनको। अशोक जी वो कोर्ट का ऑर्डर भी मिस इंटरप्रेट किया गया है। मैं आपको बता दूं, कोर्ट का ऑर्डर एक जो था वो ये 250 या कुछ बस्तियों के लिए था, और उसपे एक चीज था कि उसपे बल्कि बकायदा बकायदा ये हुआ था कि आपको जो है रिहेबिलिटेट करना है, और वो उसकी उसकी डेडलाइन थी अप्रैल, अप्रैल तक उन लोगों को जो है बसाना था। और उस पे, हाँ ये पूरा बड़ा ऑर्डर है कोर्ट का, जिसको इन अधिकारियों ने जो है बहुत, इसमें क्या हुआ था कि नवंबर 19 में इन्होंने उनको लिख के देना था कि भाई जो भी जिन लोगों को यहाँ से हटाना है उनकी उनके एक इन्होंने सर्वे किया गया था, इंटरनेट क्या हुआ? और उनका सर्वे किया गया था। इंटरनेट तो नहीं बोल। हेलो, हेलो, ठीक है ठीक है। हाँ आवाज आ जी हाँ रही है? जी। हाँ तो उस समय आपका इंटरनेट, नवंबर में इन्होंने लिख के दिया ये सारे जो आपका यहाँ। आपका, हाँ जी। हेलो। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो,
हाँ जी, तो ये जो सरकार ने जो मतलब एक वादा किया था, इनकी जो एमसीडी की कमेटीज होती हैं, जो स्लम डेवलपमेंट जो भी कमेटी होती है, उसने कहा था कि अप्रैल 20 तक हम लोग इनको बसा देंगे, अलग जगह दे देंगे, और वो तो ये काम कर नहीं पाए। और कोर्ट की जो अवमानना ना आ जाए, इसलिए जबरन किया गया काम। वहां पर ये बताने में नाकामयाब रहे कि भाई अभी कोविड है, अभी लोग परेशान हैं, तो ये भी जाके सरकार कह सकती थी, लेकिन क्योंकि उनको तोड़ना था, उनको जानबूझ के ये करना था। और ये जो दिल्ली में तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि यहाँ के जो नेता लोग हैं, वो एक दूसरे पे अच्छा से ब्लेम कर सकते हैं। मतलब एमसीडी वाला एनडीएमसी को करेगा, एनडीएमसी वाला जो है दिल्ली सरकार को करेगा, दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र सरकार को करेगी, केंद्र सरकार जो है जवाहरलाल नेहरू को गाली देगी। तो मतलब ये एक बिल्कुल ऐसा सर्कल चल गया है कि ताकि मतलब लोग मतलब हमेशा लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है इन लोगों ने। जिस तरह से तो पूरे गुमराह रहे हैं, और है भी हमारे लोग उसी उसी बात को लेके कहते रहते हैं जी, ये एमसीडी तो बीजेपी की है, फलाने की है, डिकले की है, उसके लाला के कहने पे शुरू हो जाते हैं कहना। जी 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 जी। नहीं तो ये बड़ा दुखद है। और हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो ये आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी? हेलो। हेलो। अशोक जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ आवाज आ हाँ, रही है? आप हाँ, आवाज बिल्कुल आ रही थी, आपकी आ ही रही थी आपकी आवाज। आवाज आ रही है मुझे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जी। अब ये सवाल उठता है कि जो जो कोविड की पूरी सीन है पूरे देश भर के अंदर ऐसी ही है, और सफाई कर्मचारी जो है वो मर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी एक प्रकार का एक जातिवादी पूरा चरित्र दिखाई दे रहा है हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, ऊपर से नीचे तक। और कई जी जी। प्रदेशों में जो है वो उनकी डेथ को कोविड काउंट नहीं किया जा रहा है। मेरे को उत्तर जी प्रदेश से भी बहुत से लोगों ने ये खबर की कि जैसे सफाई कर्मचारी मर रहे हैं, या तो उसको कोविड नहीं लिखा जा रहा है, तो कोविड लिखोगे तो पैसे देने पड़ेंगे आपको, राइट। तो कोविड के बगैर ही उसको मृत्यु दिखा दे रहे हैं। जी तो ये चीज पे मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी एक अभियान छेड़ना चाहिए पूरे देश भर में, कि ताकि लोग आपको ये सूचनाएं दें कि किस किस परिस्थिति में उसकी मौत हुई है, और फिर एक पूरा कोई ना कोई केस वगैरह इस पर फाइल किया जाना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में करे या कहीं भी करे। देखिए, इसी के लिए हमने इसी दौरान में हमें इस बात की महसूस हुई कि जब तक पूरे नेशनल लेवल पे हम अलग अलग अपने ट्रेड यूनियन से या एसोसिएशन के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो तब तक उनके संपर्क नहीं रहेंगे, तो हम तब तक पूरे देश की हम स्थिति पे हम नहीं ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि इस दौरान अलग अलग राज्यों से भी खबरें आई, वहां जी पर जैसे बंगाल वगैरह दूसरी जगह पर हमने वहां पर कार्रवाई की, यहाँ से बैठे बैठे अपने बहुत सारे ऐसे केस मैंने किए, यहाँ बैठे बैठे ही ऑनलाइन मैंने बहुत सारे अपने सफाई कर्मचारियों के केस को यहाँ पर करा। लेकिन इसीलिए हमने एक नेशनल फेडरेशन सैनिटरी ट्रेड यूनियन वर्कर्स के ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशन का हमने फाउंड कर दिया है। 31 तारीख को उसका सम्मेलन भी है, सफाई कर्मचारी मजदूर अच्छा दिवस के दिन। अच्छा अच्छा और अच्छा। 100 से ज्यादा उसमें ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन जुड़ चुकी हैं। और जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे पास इस समय पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया लीडरशिप का। और सबसे खुशी की बात यह कि कर्नाटक से लेकर के हर जगह से हमें रिपोर्ट वो भेज रहे हैं प्रॉपर। हमने मांगी भी यहाँ पर क्या पोजीशन है, जी आप दीजिए, हम इसको नेशनल रिपोर्ट में भी रखेंगे। और फिर उनके लिए हम लगातार दिल्ली से, यहाँ से हम एक प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भाई आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, और जो कायदा कानून है उनके हक में वो हम देंगे। जैसे अभी जम्मू कश्मीर से हमारे साथी का फोन आया, देवानंद जी हैं जी। जो हमारे साथ जुड़े, उनकी ट्रेड उनका काम करते हैं वर्कर्स का वहाँ जम्मू में और कश्मीर अच्छा में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारी छुट्टियां वीकली ऑफ बंद कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर निकालने वाले हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है। वहाँ के एमसी, वहाँ के लोग जम्मू कश्मीर हाँ, जम्मू का जो नगर निगम के। जी तो मैंने तुरंत उनको वहाँ पर एक 1945 का एक ऑर्डर है, और बाकी अपना जो आईडी और दूसरे हैं उसमें शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्रीज एक्ट वो, और फिर जो आईएलओ की जो उसमें एक कन्वेंशन का जिक्र जी है जी जी। उसके लिए वीकली ऑफ के लिए मैंने तुरंत वो सब भेज दिए। मैंने ये हाँ लगा करके दे दो, इनका बाप भी नहीं बंद कर सकता। तो हाँ जो जी हाँ जी। चीजें हमारे जिन साथियों को नहीं पता, तो हम हाँ एक हाँ। उनके सहायक के रूप में जी 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 जी। उनको ये फेडरेशन को हमने तैयार किया कि उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, कि उनको कोई गुमराह ना कर पाए। तो इसी वजह से हमने इसके फेडरेशन की गठन हो गया है पूरे देश के उसमें। अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि ये जो हालात हैं दिल्ली में, तो अब जाकर के इतने खतरनाक हालात हो गए हैं कि अभी नॉर्थ दिल्ली एमसीडी में
3-3 महीने की पगार नहीं मिली है हाँ जी, समय पर, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल। वेतन नहीं मिला, जबकि ये कोरोना काल में जबकि लाले पड़े हैं रोटी के सारे, किसी से मतलब कर्जा वर्जा भी बेचारे ले लेते थे, वो भी नहीं ये देने की इतनी स्थिति में शर्मनाक है। बात है कि मैं हाँ आपको, मैंने जो आपको उसमें भेजा है एक नोट जो मैंने कल आपको भेजा था, उस पे जी जब मुझे पता चला तो मुझे तो बहुत ज्यादा इसका अफसोस हुआ। जेएनयू के अंदर जो जी सफाई कर्मचारी हैं उनको जी अप्रैल तक सैलरी नहीं मिला था, दिसंबर से, अभी पता नहीं अभी मिला नहीं मिला, लेकिन दिसंबर से अप्रैल तक तो उनको नहीं मिला था, मतलब 20 अप्रैल तक की बात है। फिर ऐसा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं मिला 3-3 4-4 महीने का। और ये बैकलॉग एक्चुअल में हर जगह रहता है, हर जी नगर पालिकाओं में, नगर महापालिकाओं में और कॉरपोरेशन में, देश भर के अंदर अगर आप सर्वे करा लेंगे ना तो कहीं पर भी जो है सफाई कर्मचारी एक अकेला ऐसा कम्युनिटी है जिसको हर महीने जो है 30 तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती है। देखिए, इसके इसके पीछे एक हमने कारण में हमने इसको ढूंढा कि ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है, और जो ये जो ब्याजखोर हैं और जो अधिकारी जी हैं, ये आपस में इनकी मिली भगत है, और जो मेयर वगैरह होते हैं, ये काउंसलर्स, इनकी मिली भगत है। क्योंकि ये जब इनकी पगार को रोकते हैं तो इनके पास एक ही होता है कि वो जो हाँ पैसा देने वाला ब्याजखोर है दस जी प्रतिशत में है, वो इनके कार्ड भी रख लेता है और वो इनसे इनको ब्याज पे पैसा देता है, जी। और वो जो ब्याज आता है उसको ये सब मिल करके खाते हैं। और हम्म। इसीलिए जब उसकी 3-3 4-4 महीने 5-5 महीने वेतन नहीं मिलेगा, उसके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी है नहीं, वो बेचारा सबसे गरीब सफाई जी कर्मचारी इस देश का, बिल्कुल भूमिहीन, सबसे बिल्कुल गरीब कमजोर है, जो सिर्फ एक रोजगार के ऊपर डिपेंड है, उसके बिल्कुल। ऊपर दूसरा कोई जरिया नहीं है अलग से, ना कोई खेत है उसके पास जहाँ से उसको खाने को आ जाएगा, ना उसके पास कोई दुकान है कि जिससे कि कुछ एडिशनल इनकम हो जाएगी, ना उसकी बीवी कहीं पढ़ी लिखी है जो कहीं काम करके उसको लेकर के आ जाएगी, ना उसका आदमी कोई पढ़ा लिखा है उस महिला का कि जो लेके आ जाएगा। तो वो एक सिर्फ निगम की या अपने जहाँ काम कर रहा है उस वेतन पे वो पूरी तरह से निर्भर है अपने आजीविका चलाने को। तो ये एक स्कैंडल है, ये ब्याजखोरों के साथ मिलकर के ये तमाम अधिकारी इस तरह का ये करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो ये जो सफाई कर्मी हैं, इनके साथ अभी अपना पैसा लेने जाते हैं, जब पगार के लिए बात करते हैं, तो वो जो वहां बैठा हुआ क्लर्क बैठा हुआ है, इनसे घूस लेता है, वो उनसे परसेंटेज में घूस लेता है। यहाँ तक कि मेरे को तो बहुत दुख हुआ। देखिए, मैं तो जनरल यूनियन चलाता था हमेशा, जी कभी मैंने सफाई कर्मचारियों के उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, मैं हमेशा सपोर्ट करता था, लेकिन कभी मैंने ये नहीं पूछा तकलीफ क्या, क्योंकि हमारे ऑलरेडी लीडर काम कर जी रहे जी हैं, जी अपनी यूनियन काम कर रही हैं, तो हमें हम अनोखी कोई पहल तो करेंगे नहीं। लेकिन पिछले 6 महीने में जब हमने खास तौर पे काम किया है, तो ये पता चला कि पे स्लिप जो हमारा कानूनी अधिकार है कि पगार मिलने से 72 घंटे पहले उसको मिल जानी चाहिए, ये लॉ है, कानून है कि जी पे स्लिप कर्मचारी को मिल जानी चाहिए, जिससे कि वो चेक कर ले पे स्लिप में कि उसके नंबर ऑफ डेज तो कहीं कम नहीं लिखे हैं, उसकी जी पगार तो कम नहीं बनाई है, उसका ओवरटाइम तो कम नहीं लिखा है, जी उसका कोई पीएफ ईएसआई में कटौती में तो गड़बड़ नहीं है, उसके एडवांस में तो कोई गड़बड़ नहीं है, जिससे कि सरकार ने नियम बनाया हुआ पे स्लिप का कि वो अपने प्रॉब्लम को रेज कर सके। अगर उसको लगता है कि उसकी तनख्वाह अगर हो रही है तो एक दिन का उसको समय मिलता है कि अपना रेज करे तनख्वाह से पहले। तो जी। उस पे स्लिप को लेने के लिए भी उसको 500 रुपए से 2000 रुपए तक घूस देनी पड़ती है। ये आप इस बात को आप समझेंगे मेरे दिल को कितनी तकलीफ पहुंची। और पिछले हफ्ते मैंने फेसबुक पे डाली ये बात कि इतना तकलीफ हुई कि पे स्लिप लेने के लिए, यहाँ तक कि फॉर्म 16 जो हाँ टैक्स कटता है और बाद में टैक्स क्लेम करने के लिए फॉर्म 16 जी चाहिए जी होता जी। है, फॉर्म 16 के लिए 2000 रुपया घूस है नगर निगम में दिल्ली नगर अरे निगम। बाप रे। ठीक है ना, ये 2000 रुपया दो और तब मिलेगा आपको वो। और जो बेचारे कच्चे कर्मचारी 20-20 25-25 साल से काम कर रहे हैं, उनको अपनी जो हाजिरी रिकॉर्ड हर साल का जो रिकॉर्ड लेना होता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड, उसके लिए इनको 1000 से 1500 रुपया घूस देनी पड़ती है जब उनको वो साल का वो बाप। रिकॉर्ड मिलता है, जिससे कि इतनी भारी घूस। और एक सबसे बड़ा ये खतरनाक एक और बात हो गई कि ये जो हमारे एरियर्स नहीं मिल रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारियों को, तो इसकी वजह हमने ढूंढी। भाई क्या बात है कि कुछ लोगों को मिल रहे हैं और कुछ को नहीं मिल रहे हैं, ये कैसा के चक्कर है? ये ऐसा बेचारा जो आम आदमी डायरेक्ट जा रहा है, आम कर्मचारी, कि भाई मेरा ये एरियर दे दो, एप्लीकेशन लगा रहा है या जी किसी यूनियन के थ्रू लगवा रहा है, तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसको लटकाए रख रहे हैं। और एक यहाँ पर एक ऐसा आदमी वकील है, वो 30% पे साइन करवा के 30% लेता है टोटल एरियर का, बाप तीस रे। परसेंट ले रहा है। और वो 6 महीने के भीतर भीतर जो कर्मचारी उसके पास जाते हैं उसको वो वहां से रिलीज करवा देता है। भाई 6 महीने में तो केस भी कहीं लगता नहीं है, कहीं होता जी नहीं है, जी कोर्ट जी नहीं भी जी ऑर्डर नहीं देते। बिल्कुल तुमने बिल्कुल। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी अपना रखी है? तो ये कितना बड़ा करप्शन दिखाई दिया है 30%। क्योंकि जो हमारे कुछ नेता मिले हुए हैं, कर्मचारियों की फाइलें ले जाके उनको दिलवा देते हैं, 30% पे कर देते हैं, तो उसमें कमीशन बटी हुई है। 30% में 10% वकील लेता है
10% उस अधिकारी को जाते हैं और 10 नेता। 10% नेता को जाते हैं। हाँ। तब जा करके जो 30% पे राजी होता है उसको मिल जाते हैं, जो नहीं होता उसको नहीं मिल रहे। एक बड़ा ये स्कैंडल, ये यहाँ करप्शन, ये एमसीडी में, ये हम इसके खिलाफ आवाज अब शुरू करने वाले हैं, बुलंद करने वाले हैं। हम इस पे बहुत दिन से काम कर रहे थे। तो जब इस तरह की घूसखोरी चलेगी तो एक जो बेचारा इनोसेंट वर्कर है, जो किसी को जानता नहीं, वकील के पास में पैसे नहीं है देने को, घूस को, तो उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, उसका हक मिलेगा ही नहीं। तो ये भारी करप्शन ये चल रहा है, ये सब चीजें ऐसी बातें हैं। तो ये हालत हमारी चल रही है। ये भी दिखाता है कि जो जैसे मैंने कहा ना कि हमेशा जो संवेदनहीनता की स्थिति एक हो जाती है। एक तो जो जो बड़े अधिकारी हैं और बड़े अधिकारी भी समाज के अंदर से दलाल ढूंढते हैं, और इसीलिए जो है समाज के अंदर भी, समाज को भी अपने जो है हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ एक प्रकार समाज के दुश्मन है, वही समाज के दलाल है, और दलाल भी दुश्मनी है, क्योंकि वो तो सबसे बड़े दुश्मन है। समाज सोचता है कि हमारे लोग हैं, मेरी जात मेरी बिरादरी के हैं, और उससे ज्यादा सोचते नहीं। वो सोचता है कि ये मेरा माल है, और इस कारण से जो है इतनी मतलब फॉर्म 16 जो है आपका फंडामेंटल राइट है, एक्चुअली में आपका सैलरी सर्टिफिकेट है, वो सैलरी सर्टिफिकेट है एक प्रकार से सैलरी सर्टिफिकेट है। है। और उसको लेने के लिए अगर 2000 और वो रुपए तो 500 कंपलसरी रुपए, इनको खुद देना चाहिए उनको। बिल्कुल, ये तो इस पे तो पनिशमेंट है एक्चुअल में, इनकम टैक्स की और भी। जिनके अगर टैक्स कट रहे हैं, जो आप टैक्स जी काट रहे हो, जी तो जी, आपकी ड्यूटी है कि आपके अगर फॉर्म 16 उसको दें। अगर आपका टैक्स कटने के विद इन 1 महीने के अंदर, टाइम पीरियड है, अगर 1 महीने के अंदर जी नहीं दिया, ये इट इज एक्चुअली ओनर्स जो है जिनको देना है उनको देना है, ये ओनर्स लेने जी वाले के पास नहीं है, देने वाले का है। नहीं, और पूरा उस बिल्कुल। पे जो है ये मुकदमा ठोक सकते हैं, वो लगा सकते हैं। लेकिन क्या है, वो गरीब आदमी है, उसको कुछ पता नहीं है। और एक उस पे जो है बहुत ज्यादा जो जो इस समाज के अंदर जो खास करके इस प्रकार की चेतना का भी एक प्रयास होना चाहिए। क्योंकि ट्रेड यूनियंस तो आए, लेकिन ट्रेड यूनियंस ने जो है वो एक प्रकार से जो है भक्त मंडली ही तैयार की अपनी अपनी, कि भाई आप मेरी यूनियन के, आप मेरी यूनियन के। तो वो अधिकारियों का, अधिकारों का जो पूरा वो है समाज में, वो बात नहीं हुई है ज्यादा। तो इस कारण से जो है वो इकट्ठा केवल लोग करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब लोगों को जागरूक नहीं करने का काम करते हैं। तो ये जागरूकता एक बहुत बड़ा। भीड़ इकट्ठा। हेलो। तो ये जो भीड़ इकट्ठा करने वाला मामला है, और उसके देखिए जागृति नहीं लोग पैदा कर रहे हैं। मतलब ट्रेड यूनियन का काम जो है थोड़ा सी जागृति का भी होना चाहिए समाज के अंदर। बिल्कुल। ये देखिए, अभी अभी आज मुझे कल रात को एक फोन आया एनडीएमसी से। तो हमारे साथी हैं वहां पर जो काम कर रहे हैं, कह रहे जी एनडीएमसी ने 524 दिन कुछ दिन ऐसे मांगे इन लोगों से कि अपनी ये फाइल जमा करो, 524 दिन जिसके पूरे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा भाई, जिसके 240 दिन पूरे हो गए हैं उनके भी आप फाइल ले लो, तो उनका डॉक्यूमेंट ले लो, और मैं उनको लगाएंगे कि भाई इनको आपने पूरे नहीं करने दिए 540 दिन। पहली बात तो ये कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था एनडीएमसी को, वो ये था कि जिनके भी 240 दिन पूरे हो गए, आप उनको जो एलिजिबल है उसको आप काम पर रेगुलाइज करो। जी इन्होंने 500 से ऊपर का दिन का एक क्राइटेरिया बना दिया। तो वो तो कानून के खिलाफ है ना, कि आप जो उल्टे सीधे कानून बनाओगे, नंबर ऑफ डेज 500 से ऊपर मांगोगे। ये कौन से कानून में लिखा भी है आपका कि आप मांगोगे इसके 240 डेज 1 कैलेंडर ईयर में? या अगर वर्कर रेगुलर काम कर रहा है 5-6 साल, और आप उसको आर्टिफिशियल ब्रेक देते हो उसके 240 डेज की पूरी ना होने की इंटेंशन में, तो अपने आप में वो 240 डेज माने जाते हैं। वो जो ब्रेक्स हैं वो इलीगल माने जाते हैं कानून में। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप जो जिनके 400 450 दिन है, उनको भी कागज ले आओ, मैं उनको भेजता हूँ कि भाई इनको कंसिडर करो। आपने पूरे नहीं होने दिए, और आपने कंटिन्यूटी में 240 डेज नहीं होने दिए, और फिर इनको आप इतने दिन काम कराते रहे, और 500 से ऊपर पूरे दिन नहीं होने, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इनको करवाओ, या तो जो भी है। ऐसा एक केस मैंने किया था अच्छा एनडीएमसी का, अच्छा। और हम जीते, और वो वर्कर को उनको काम पे रखना पड़ा। तो जी इसीलिए मैंने कहा लाओ हम इसको करेंगे। तो कह रहे जी वो तो 240 दिन पूरे एक लगातार हो जब भी कानून होता है। तब मैंने उसको समझाया कि ऐसा नहीं है, अगर आर्टिफिशियल ब्रेक एक से ज्यादा अगर मैनेजमेंट देती है, 240 दिन पूरे ना करने दे, और वही वर्कर लगातार 2 4 5 साल काम करता रहे, और उसको एक दिन का या महीने का ब्रेक दे दे करके, ड्यूटी ब्रेक करके उसको अगर ड्यूटी पर रखा जाए, तो ऑटोमेटिकली वो उसको काम पे रखने का वो एलिजिबल होता है, 240 डेज वो काउंट माने जाते हैं। तो उसको समझाया, तो कह रहा जी ये कानून तो किसी को पता ही नहीं है यहाँ पर, किसी भी नेता को। वो तो यहाँ कोई भी नेता नहीं है, और उल्टा ऐसा घूस चल रही है वहां पर एनडीएमसी में
कि भाई वो लोग कह रहे हैं, उनसे अधिकारी कह लो रहे होंगे, उन वर्करों से लाइन लगी हुई है कि जिसके 10-20 दिन कम है तो हम पूरे करवा देंगे, और उससे वो हाँ घूस ले करके वो ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो मैंने कहा नहीं। यार इनको समझाओ, भाइयों को कुछ होने वाला नहीं है, तुम वहाँ घूस मत दो, आप जी यहाँ पर यूनियन में आओ, सदस्यता दो, हम आपके उसी में इसको कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, जो भी सिस्टम कल को ठीक हो पाए और ये आगे से किसी के साथ ना करें। तो ये लैक ऑफ नॉलेज, जो लेबर लॉ की और कानून की जो लैक ऑफ नॉलेज है, ये जानकारी नहीं है लीडरशिप को, वो भी एक खतरनाक, एक जो हमारे समाज जो वर्कर हैं, सफाई कर्मी, उनके लिए सबसे खतरनाक वो भी है, क्योंकि जब लीडर को ही कायदा पता नहीं है तो वो वर्कर उसको प्रबंधन नहीं, से वो एक वो कैसे होता है कम्युनिकेट कि करेगा, कैसे बात करेगा, हाँ कैसे बिल्कुल उनको बिल्कुल। न्याय की बात करेगा, वो तो उसको उल्टी सीधी कहानी सुना के भेज देगा। तो इसने हमारे प्रोटेस्ट नहीं करा किसी लीडर ने, वहाँ यूनियन है बहुत सारी, कि भाई जी आप जी 500 से ऊपर दिन क्यों मांग रहे हो, हाई कोर्ट के ऑर्डर में तो ऐसा कुछ है नहीं, आप एक क्राइटेरिया क्यों बना रहे हो, जो लोग काम कर रहे हैं, जो सीनियरिटी की एक लिस्ट बनाओ और उनको परमानेंट करते रहो, लेकिन उसको एमआर जो रखना, अशोक जी एक पीएमआर बात ये रखना। एक बात ये रही है हमेशा से, और बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि जो सफाई कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन है वो गैर सफाई कर्मचारी उसका डोमिनेट करता है। जी उनके लीडर राइट। जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के मैं सब जगह लगा, कहीं गोयल साहब हैं, कोई शर्मा द्विवेदी जी जी हैं, हैं, शर्मा जी द्विवेदी हैं। हैं, मुझे उपाध्याय जी आश्चर्य हैं। जी है। हाँ उपाध्याय जी हैं। और वो जो जो कर्मचारी हैं, तो जो ये जो नेता यहाँ से निकलते हैं वो समाज में तो नेता बनते हैं, लेकिन वहां जाके नतमस्तक हो जाते हैं बिल्कुल। अतः वो सब वही लोग आपकी बार्गेन करते हैं। तो वो मैं उनको फाइलें ले जाने का काम करते हैं, फाइलों के साथ जो ले जाना है हिसाब किताब, उसकी उसका काम वो करते हैं, बाकी उनको उपाध्याय नहीं जी के ये चरणों में लो जी ये फाइल है और ये वो है, उसको करो। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि यही यही लोग जो है, जो पूरा समाज का मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं करते करवाओ हैं। जो भी है। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, देखिए। हाँ, तो यही लोग जो है जो हेलो, समाज। हाँ जी, देखिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो मैंने कहा कि जब इस प्रकार के लोग जो है, अगर उनकी बहुत कोई, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं कर सकता, लेकिन कोई कोई समाज का व्यक्ति जब लग के काम करे, जो दूसरे समाज का बोलना चाह रहा है, उसकी भी तो एक निष्ठा होनी चाहिए भाई समाज के मूल्यों के प्रति, तब तो आप नेता बन सकते हो। लेकिन खाली दलाली का नेतागिरी करके तो कोई मतलब नहीं बनता ना, कि भाई आपने काम कराना बिल्कुल। है, फाइल ले आओ और हम करा देंगे। और ये सारा लखनऊ से लेके हर जगह ऐसी है। देखिए बिल्कुल ये यही बात है, और इसी के लिए हमने इस नेशनल फेडरेशन का हमने गठन किया है कि हम इनको एक सहायक के रूप में, और जो हमारी लीडरशिप है अलग अलग जो ट्रेड यूनियन काम कर रही हैं, एसोसिएशन काम कर रही हैं, उनके लीडरशिप को हम ट्रेंड करेंगे या उनकी मदद करेंगे, कुछ कानूनी जो फौरी 4-5 चीजें कानूनी उसमें है जरूरी, जो लेबर लॉ की जो जरूरत होती जी है जी जी इमीडिएट जी। उनको मदद करने के लिए, जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाए हाँ तो जी उसको हाँ जी। तुरंत वहाँ इमरजेंसी में ले जाते हैं, और इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करके उसको रिलीफ मिल जाता है तो फिर सीधे वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो जी मैं भी ये कहता हूँ कि ये दोहरा ये कि जो हमारी यूनियन वहाँ काम कर रही है, तो वो उनको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो इमरजेंसी के रूप में काम करें, कि वहाँ वर्कर को रिलीफ मिल जाए, और उसके बाद फिर वो कानून के एक्सपर्ट्स को उसमें वो वहाँ पर वार्ड में पहुंचा दें, जिससे कि उसका पूरा इलाज प्रॉपर हो पाए। तो हमने इस तरीके से फेडरेशन को इस तैयार करने की कोशिश की है, और सफल भी हम हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए मैं कल पढ़ रहा था, मैं जब आपने कहा तो मैंने नेशनल अपना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के मैंने वो काफी रिपोर्ट्स निकाली, मैंने देखा भी अच्छा रिपोर्ट्स अभी तक की क्या है। तो रिपोर्ट्स को मैंने खंगाला उसकी, तो 2017-18 की लास्ट रिपोर्ट बनी है, जी जो उसने बनाई है सफाई कर्मचारी आयोग की, जो पे पड़ी है, उनकी वेबसाइट पे पड़ी है। तो उस पे मैंने देखा, तो उसमें अभी तक 2017-18 में पूरा जोर जो है हमारे सफाई कर्मचारी आयोग का, वो मैनुअल स्पंजिंग पर है। हाँ और वो उसमें जो पहली लाइन लिखी है उस रिपोर्ट में, ये लिखी है कि मैनुअल स्पंजी जो है आधुनिक भारत में दास्ता हाँ, की दास्ता है। निशानी है। और उसके हम्म। बाद उन्होंने कुछ वो जो 2013 का जो मैनुअल स्पंजिंग एक्ट प्रोविजन में। जो एक्ट बना था, वो और रिहेबिलिटेशन एक्ट बना था, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको लेकर के दुनिया भर की उन्होंने वहाँ सजेशन सरकार को दिए हैं। उसमें ये सजेशन दिए हैं कि इनको जो सरकार के जो वो कार्यक्रम है, जो उनके वेलफेयर के प्रोग्राम है, उनमें इनको बेनिफिट नहीं मिलता है, वो उन तक पहुंचते नहीं है, बजट नहीं मिलता है, या इनके जो सफाई कर्मचारियों को प्रमोशंस नहीं मिलती हैं। बहुत सारी स्टेट्स को उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। 2017-18 की 306 वैकेंसी एनडीएमसी की, दिल्ली नगर निगम की एनडीएमसी की 306 वैकेंसी लिखी हुई है, जो चेयरमैन ने मीटिंग के साथ जो ब्यौरा दिया है उन्होंने, चेयरमैन साहब ने, कि अच्छा जो एनडीएमसी के चेयरमैन और पदाधिकारियों से मीटिंग हुई,
उसमें जी उसने आयोग के सामने माना कि 306 वैकेंसी सफाई कर्मचारियों की परमानेंट खाली हैं, हम इनको एमएचए से उससे होम मिनिस्ट्री से लेके परमिशन, और इनको हम परमानेंट कर देंगे, 306 लोगों को भर देंगे वैकेंसीज को। उसके बाद 10 दिन का समय दिया है, उसकी उनकी अपनी रिपोर्ट में है, उसने सफाई कर्मचारी आयोग ने। लेकिन आज तक मैंने पता किया कि वो तो पता ही नहीं है किसी को 306 वैकेंसी, आज तक उसके ऊपर कोई भी फॉलो कमीशन ने नहीं किया। और कोई हमारी लीडरशिप वहां पे, एक दो यूनियन के एक लीडर भी थे, प्रतिनिधि लोकल यूनियन के, उन्होंने भी सर वहां से पूछा नहीं उनसे, एनडीएमसी से, कि भाई आप क्या हुआ 306 वैकेंसीज, अगर 306 परमानेंट अगर हमारे एम्प्लॉय हो जाए एनडीएमसी जैसी जगह पे, 50 से 60 हजार रुपया पगार है, 306 परिवारों का जीवन परिवर्तित हो जाएगा अगर जी उनको परमानेंट रोजगार मिल जाएगा। जी तो ये जो जरूरी काम है, ये जो रिपोर्ट्स में, और जो सरकार को रिपोर्ट भेजी है, वो 352 पेज की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट में पूरी पुरानी मिनमिन मैंने देखा, एक से एक उनको सजेशंस सरकार को दिए कमीशन ने, लेकिन उसके ऊपर ना कोई कमेटी गठित की है आज तक सरकार ने, ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है, ना कोई गाइडलाइन तैयार की है। अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला कि 306 उसकी 52 पेज की कोई है। और हमारे जो चले गए वो झाला साहब, जो अभी चेयरमैन थे, मौजूदा चेयरमैन, वो उनका छुट्टी हो गई है, टाइम पूरा हो गया। उन्होंने भी कोई सरकार को दोबारा लिखा नहीं रिपोर्ट जानने के बाद कि भाई मैंने रिपोर्ट भेजी आयोग ने, इसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, क्या इनके लिए कार्यक्रम तैयार किए, क्या इम्प्लीमेंटेशन की योजना बनाई, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग, जो जो आयोग है, वो भी एक तरह का एक मूक दर्शक, एक अथॉरिटी है, उसको कह सकते हैं कठपुतली, वो हाँ है उसकी खाना पूर्ति के लिए। जी जी और जी उसमें जो दो तीन चार मेंबर और एक चेयरमैन होते हैं, उनके व्यक्तिगत, उनकी एक तरह की उनको नौकरी मिल गई और अपना टाइम पूरा करके वो चलते बने। जी सरकार के सारे कमीशन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। कुछ कुछ जगह पहले पहले थोड़ा बहुत जो है आज से 15-20 साल पहले कुछ कमीशन में लोगों ने काम किया होगा, लेकिन अभी तो केवल वो है कि पॉलिटिकल आदमी है जिसको कहीं देना है, कोई स्पेस देनी है तो ठीक है, मंत्री नहीं बना सकते तो कमिश्नर भेज दो। ये एक बात बहुत रही है। लेकिन जो एक सवाल है बहुत ज्यादा, मतलब कि अभी सरकार जो है वो परमानेंट नौकरी तो किसी को देना नहीं चाहती। और आप जी ये देख ही रहे हैं कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो गया है बहुत ज्यादा, डेली वेज वर्कर है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, आउटसोर्सिंग है। तो ये 2-3 प्रकार की चीजें हो गई और एमसीडी वगैरह में बहुत ज्यादा है। तो आप अभी एनजीओ भी, अभी हाँ एनजीओ एनजीओ को भी को, फंसा दिया। एनजीओ भी प्राइवेटाइजेशन ही हो गया ना, आउटसोर्सिंग हो नहीं, गई वो वो। ज्यादा खतरनाक है, कम से कम जी जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जी कम जी से कम उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में तो कवर्ड है। जी जी जी। ये तो एनजीओ पे जो थ्रू काम कर रहे हैं, उनको तो ये वर्कर का स्टेटस भी नहीं मिल सकता अभी कभी। अभी आपके पास में इसकी कोई जानकारी है कि कितना कितना होगा दिल्ली के अंदर, अगर हम पूछें कि पूरे जो दिल्ली के 4 हैं, एनडीएमसी और ये जो बाकी एन साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, इन सब में मिलाकर के सफाई कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, कितने परमानेंट होंगे, कितने डेली बेस वाले होंगे और कितने आउटसोर्स? देखिए, इसमें डाटा का तो ये है कि करीब करीब 80 हजार से 1 लाख आदमी तक, चारों उसमें जो वो हैं, जो एफजीदार काम कर रहे हैं पिछले 20-20, 25-25 अच्छा। साल से। वो डाटा मैंने पूछा था एक दो लीडरशिप से, उन्होंने ये बताया। हम्म, और करीब करीब उतने ही परमानेंट एम्प्लॉय उसके थोड़े आगे, डेढ़ मतलब टोटल 1.5 से 2 लाख के आसपास के करीब। ये तो वो लोग हैं कि जिनकी जो मैदान पे काम कर रहे हैं। हम्म। और उतना ही डाटा वो है जो नकली हैं, जिनको वो कहते हैं लाहौरी, लाहौरी छुटे हुए हैं, लाहौरी, अच्छा तो जो साइन जो असली काम करते हैं, करप्ट हैं। जो काम करते हैं, और वो मतलब सबलेटिंग है, जो सबलेटिंग जिसे बोलते हैं ना, नहीं नहीं, मतलब काम भी नहीं, उनका तो नाम चल रहा है, वो तो खाली उनकी जो पगार आ रही है। हाँ मैंने एक हाँ। आरटीआई लगाई है, एक वार्ड की, पिछले साल में उस पर काम करने वाला हूँ। मैंने अच्छा। पूछा भाई कितने क्योंकि मुझे वहाँ कर्मचारियों ने कंप्लेंट की कि सर हम एक आदमी 4-4 बीट कर रहे हैं, 4-4 बीट कर रहे हैं, हाँ। उनकी तो जान निकल जाती है चार जी चार वहाँ जी। काम करने में। मैंने पूछा भाई कितने कर्मचारी हैं, तो लाइन लगी हुई है, लाखों में तनख्वाह दे रहे हैं एक वार्ड की। जी। तो जब मैंने पूछा भी, हम तो जी 10-12 ही आदमी है जो सारा काम कर रहे हैं, और हम्म वहां उसमें दे रहा दिखा रखा है 138, तो जो वैसे हैं परमानेंट हैं, कुछ ठेके पे, कुछ कच्चे लगा करके 200-250 कर्मचारी हैं, तनख्वाह हम्म। भी लाखों में है परमानेंट की, ये सब लगा करके। और काम एक एक वहां पर काम करने वाले हैं नहीं, उसको लाहौरी बोलते हैं दिल्ली में, लाहौरी। जो अच्छा। वो घूसखोरी है, वो वहां पर जो इलाके का दरोगा, वो सब उसको देखभाल करता है, हाजिरी उजरी लगा के सब करके। और इलाके के पार्षद को पैसे जाते हैं, जी। और वहां पर उनके अधिकारियों को पैसे जाते हैं, वो तनख्वाह। और उसमें जो बहुत सारे लोगों को खाली नाम चलने के लिए कह देते हैं, नाम चला दो, सीनियरिटी बनती रहेगी, घर बैठ के वो कुछ हाँ और काम कर रहे हैं।
और उनको या तो 2-3 हजार तनख्वाह मिलती है उनके टोटल तनख्वाह में से, 15-16 हजार पगार जो उनको मिलती है। तो उसमें से बाकी पैसा वो सब लोग ये पार्षद से लेकर के दरोगा और फिर उसका जो कमिश्नर मिला के सब ये खा रहे हैं। लाखों रुपया जा रहा है और काम बेचारे उसको करना पड़ रहा है। जो मैदान में बेचारा एक जो कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहा है उसको 4-4 आदमियों का काम एक आदमी को करना पड़ रहा है। वो बहुत तकलीफ में, दुखी में। तो ये जो लाहौरी वाला सिस्टम है उनकी गिनती एक अलग है, वो कितने सारे हैं। क्योंकि जब हम मूवमेंट चलाएंगे, जब वो घर से निकलेंगे, देखो हमारा मानना ये है कि जिस आदमी को नौकरी की जरूरत नहीं है, वो भ्रष्टाचार में पैसा जा रहा है, वो काम उसको मिलना चाहिए जिसको जरूरत है, जो भूखा मर रहा है उसके घर में जाए वो पैसा। इन अधिकारियों के, पार्षदों के, इन चोरों के घर में क्यों जाए वो पैसा? सरकार जब पैसा दे रही है, एमसीडी से पैसा आ रहा है, वो पूरे रिलीज हो रहा है, तो पैसा उस आदमी को मिले जिसको काम की जरूरत है और जो काम करे और उसके घर में पैसा जाए। और वो हमारे उतने परिवार ताकतवर होंगे। जो खाली नाम चलवा रहे हैं और कुछ और काम करके रोटी चला रहे हैं, इसका मतलब उनको काम की जरूरत नहीं है। तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। तो इस तरह के ये करप्शन और ये चीजें, तो करीब करीब ये कि 3-4 लाख लोगों की तनख्वाह में से 1.5 लाख के करीब जो एक्टिव काम कर रहे हैं और बाकी लोग जो है फोकट के, मुफ्त के, वो उनको भी नहीं मिल रहा है, उनका खाली नाम चल रहा है, वो पैसा ये बांट रहे हैं, चोर बांट रहे हैं सारे के सारे। मतलब कुछ ऐसा भी मैंने सुना था कि जैसे जो मजबूत लोग हैं उनके घर से 4-5 लोगों को, हर एक को नौकरी है पक्की, और वो सब जाते नहीं है घर से, तो उन्होंने भी जो है, जैसे किसी की बीवी है या किसी की बेटी है, उसको भी मिला परमानेंट नौकरी में तनख्वाह जैसे आपने कहा ज्यादा है, तो वो तो काम करने जाते नहीं। अब सबके हो गया, तो उन्होंने जो है एक छोटू रख लिया कोई, और वो छोटू जो है 1-2 हजार रुपए का जो है वो काम करता रहेगा, और ये जो है महीने में लास्ट दिन जो है साइन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे जो है एब्सेंटी लोग भी हैं एमसीडी में। इसमें जो रेगुलर सफाई कर्मी जातियों के लोग हैं, वाल्मीकि या कुछ हैं, दिल्ली में तो खैर ये बंद हो गया पिछले 5 साल से। तो पहले तो ये होता था कि पहले हमारे लोग जो है ना, जो थे, वो भले ही जो भी हो, लेकिन वो बहू की जगह सास और आदमी काम कर लेगा, लेकिन वो किसी को रखते नहीं थे किसी की जगह पर। तो ये होता था कि घर में 4 नौकरी है, तो वो गए, भाई की जगह भाई ने कर लिया या बाप की जगह बेटे ने कर लिया, तो वो काम करके पूरा देते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो किसी को नहीं रखते थे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आप जो बता रहे हो, ये बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये वहाँ आ रही है कि जो नॉन वाल्मीकि जाति, दूसरी जातियों के लोग जो आ गए, दूसरी जातियों ने, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी के समय पे पंडित जी भी भर्ती कर्मचारी हो गए, ठाकुर जी भी हो गए, लाला जी भी हो गए, उनको बोल दिया प्रशासन ने कि तुम्हारा तो नाम ही चलना है, तुम्हें 20,000 मिलेगी, 25,000 मिलेगी या 50,000 पगार मिलेगी, तुम एक 5,000 2,000 रुपए का मुंडू इनको इन्हीं में से पकड़ के उससे करवाना। और वो इलाके में दबदबा है इनका, ये दबंग जातियों का, तो अपने गांव से चल बे, तेरे को 2,000 मिलेंगे, जाके फलानी जगह झाड़ू मार करके आ जा। तो वो ये जो चल रहा है। ये परसों नरसों में बैठा था, अपने साथी हैं एक, तो फायर स्टेशन में मैं बैठा था एक जगह नेहरू प्लेस में, तो वहां पर भी पता चला कि वहां पर जो जाट अपने समुदाय के बहुत सारे लोग इसमें फायर स्टेशन में वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी का डेजिग्नेशन है, लेकिन वो बैरक में ठाट से मौज मारते हैं। उन्होंने वो लड़के 7-7 हजार में अपने वाल्मीकि समाज के पकड़े हुए हैं, उनसे वो काम करवाते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो, आप ही को पक्की नौकरी मिल जाएगी, कह रहे जी ये भी नहीं मिलेंगे, जो 7,000 मिल रहे हैं आप तो रहने दो, कोई बात नहीं। तो उनको, क्योंकि 2-3 जगह कर लेते हैं 5-5 7-7 हजार, तो उनका विचारों का चल रहा है। तो इस तरह के करप्शन है, इसके खिलाफ ये जो चल रहा है, जो अपर कास्ट जो सफाई कर्मचारियों में घुस गए हैं, पगार आनंद ले रहे हैं, पूरा एंजॉय ले रहे हैं, पूरे बेनिफिट्स का, बट वो काम बेचारे हमारे इन गरीबों से वो करवा, ये बड़ा खतरनाक है। और दूसरी बात ये कि दिल्ली के अंदर, खासतौर पे स्पेसिफिकली मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर तो ये अब संभव ही नहीं है कि हमारा कोई सफाई कर्मचारी घर में बैठ करके काम करे या वो काम पर ना जाए, ठीक है ना। वो तो उसी दौरान में है कि जो लोग का नाम चल रहा है, जो करप्शन कर रहे हैं, वो तो नौकरी जो सबके लिए ओपन हो गई, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन है लीडरशिप का, और क्या कहते हैं, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो शर्मा वर्मा है, वो इन्हीं के जातियों के हैं, तो उन्होंने कह रखा आप मौज करो। और आप, और दूसरी बात एक और चीज कर रखी है कि एनडीएमसी में भी मुझे पता चला कि जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर, उसमें एनडीएमसी के जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट में, उन्होंने नॉन वाल्मीकि जो सफाई कर्मी है उनको वहाँ बिठा दिया है वो सब। अरे ये बात बहुत पहले, क्योंकि मैं एक बार बंगाल में गया था, तो वहां पर मेरे पास में बात आई थी कि जो सवर्ण या जो बैकवर्ड या सवर्ण जो भी है, जिनको ये सफाई कर्मचारी की नौकरी करते हैं,
उनको जो है कॉर्पोरेशन सफाई के काम में नहीं रखता, उनको जो है वो पानी वानी पिलाने के लिए रख देगा अंदर हाँ, और उस ये चीज में रखेगा, जी। और सफाई में जो है यही अपना चलते रहता है। काम ही नहीं, उसका काम यही करेंगे जो है कह रहा है, तो तो उसका डबल काम इनको करना पड़ता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सफाई की पेशा दूसरे समाजों के लिए खोल दिया जाए, तो ये भी एक खतरा है। नहीं, वो बड़ा खतरा है भाई। हम कह रहे हैं आप छोड़ दो, लेकिन पंडित जी झाड़ू तो मारे हैं, वो नाली हाँ तो साफ करें, गटर में उतरे हैं, क्या दिक्कत हाँ है? हाँ आप करवाओ इनसे हाँ, वो काम करते नहीं, वो तनख्वाह लेते हैं काम। केवल। काम हमारे आदमी से करवाएंगे 2,000 रुपए में और खुद लेंगे 50,000 रुपए। हाँ, तो ये तो सबसे ज्यादा खतरा है ये क्योंकि इसको कई इंश्योर करो, आप क्योंकि खोल दो सबके लिए, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बात बड़ी आ रही है, और इस पे मैंने कई लोगों से बात किया तो उनका एक ही तर्क रहता है कि भाई सफाई का काम केवल वाल्मीकि समाज ही क्यों करे और समाज। तो मेरा मेरा उनमें एक एक व्यक्ति से बात कर रहा था अभी एक इंटरव्यू में, तो मैंने उनको ये बताया कि भाई सफाई के काम में जब पक्की नौकरी हो जाती है तो थोड़ा रिलेटिवली पैसा है दूसरों की तुलना में। अब वो पैसे के चक्कर में ही दूसरी जातियां आ रही हैं, काम करने के लिए तो आना नहीं चाहती, लेकिन पैसे के लिए वो आना एक चाहती हैं। मिनट, बेटा जी इसमें देखो एक चीज ये है कि जो हमारे कुछ नेता, मैंने देखा है कुछ पढ़े लिखे, कुछ अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले जो इस प्रोफेशन से आगे निकल गए हैं, वो जी लगातार ये बोलते हैं कि ये काम छोड़ दो, हाँ ये काम छोड़ने से इज्जत मिल जाएगी, फलाना मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। मगर उनको ये समझ नहीं है कि हमारी एक पीढ़ी या उससे पिछली पीढ़ी इसी के सफाई किसी के काम से आज हम राजा बाबू बन के बैठे हैं, क्योंकि उस वक्त तो परमानेंट नौकरियां थी। जी जी परमानेंट नौकरी एब्सोल्युटली थी, मेरे फादर भी आईटीडीसी में आए, एसोकोट में आए, परमानेंट नौकरी थी, स्टाफ क्वार्टर मिल गया। हमें सबको गांव से उस बदहाली से यहाँ शहर सही में लिया बात, है, बिल्कुल और बिल्कुल क्वार्टर में यहाँ रह के सरकारी स्कूल बेहतर थे, हमने पढ़ाई लिखाई करके आज हम पीढ़ियां बदलती हैं, पीढ़ियां। सही कह रहे तो हो। हमारे लोगों को जो ये ठेके पे अब ये 20-20 25-25 साल हाँ इब्तिदार या ठेके पे कच्चे काम करवा रहे हैं, जिनको 12,000 10,000 8,000 पगार मिल रही है, जिनका शोषण हो रहा है, इनकी मजबूती से लड़ाई लड़के इनको रेगुलाइज करवा के इनकी पचास सही बात, 50,000 पगार हमने बिल्कुल करवानी चाहिए। जी ये जी हमारी ड्यूटी है। और देखिए दूसरी बात ये, इनको आप कम से कम पूरे देश में 5-6 करोड़ आदमी अगर होंगे मेरे हिसाब से, और ज्यादा ही होंगे, जी इस सफाई पेशे में लगे हुए हैं, तो अल्टरनेटिव क्या है? इनको काम तो छुड़वाओगे, इनको दोगे क्या? सही इनके कह पास रहे जमीनें नहीं है, एग्रीकल्चर की जमीनें नहीं है, हो, बिल्कुल इनके पास बिजनेस करने की समझ नहीं है, इनके पास कोई और अल्टरनेटिव कमाने का रास्ता नहीं है। अच्छा, जाति भेद इतना है कि अगर ये कहीं पर कोई सब्जी की दुकान लगा लें, कोई चाय की दुकान लगा लें, तो वही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वही उसका अपमान हाँ जी, करते हैं। नहीं ठीक है, बिल्कुल ऐसे बहुत बिल्कुल सारे केस आए कि किसी ने, ये नोएडा में आया है कि जो बिरयानी बेचता था लड़का हमारा अनुसूचित जाति का, तो वहीं के इलाके के पता चल गया वो उनको दबंगों को, वो पहले तो खाना खाया, फिर उसके बाद जान पूछ के पूछा भी तेरी जाति क्या है, जी उसने कहा मैं अनुसूचित जाति हूँ, तो उसको बहुत मारा, रेडी हम्म गिरा दिया और उसको बोला आज के बाद हाँ कोई जी हम, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो जिस बिल्कुल। देश में इतना घोर जातिवाद हो, तो हमें एक स्ट्रेटजी के तहत काम करना पड़ेगा कि जो लोग हमारे, अब 20 साल पुराना जो आदमी काम कर रहा है हाँ, उसको वो मैं अचानक चाहता से हूँ नया छोड़ के काम नहीं काम छोड़ बना, सही करके, बात, वो और नया ये काम नहीं ये कर इनको सकता। इज्जत मिलेगी, खाली ये फोकट की ऊट पटाख इज्जत, ये जलील इज्जत। ये इज्जत क्या होती है? रोजी रोटी चाहिए, पहले रोजी जी रोटी से जी उसको स्ट्रेंथ करना है, उससे जिससे उसके बच्चे पढ़ लिख सकें, और फिर वो बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे तो सर पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी सोचेगा कभी कि मैं इस जी जी गंदे पेशे में बिल्कुल जाऊं। बिल्कुल उसको आगे बिल्कुल। का रास्ता मिलेगा, आगे देखेगा। तो हमें उन नेताओं से भी बचना है जो फिजूल की इज्जत के लिए बकवास करते हैं। एक एक हमारे, मेरी बात हुई पिछले हफ्ते, एक हाँ जी संगठन के नेता का फोन आया दिल्ली में। जी वो जी एक अशोक सम्राट के नाम पर एक मूवमेंट चला रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि अपने नाम के पीछे सम्राट लिख लो। अच्छा मैंने भाई क्यों लिख लो, सम्राट से क्या होगा? कह रही जी जी इज्जत मिलेगी। मेरा हम्म, बहुत तो दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा यार वो गटर में से तो काम करके निकलेगा, और कोई हम्म, नाम पूछेगा तो कहेगा मैं फलाना सम्राट। तो मैंने इससे क्या क्या खा क्या इज्जत मिलेगी इससे? मैंने इससे नाम बदलने से या पेशा बदलने से इज्जत नहीं मिलेगी। आपको उनको मजबूत करना होगा जी जी फाइनेंशियली। फाइनेंशियली अगर मजबूत होगा तो अपने अपने बच्चों को वो अच्छे पढ़ाएगा, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल शिक्षा बिल्कुल। देगा। अब 5,000 6,000 में क्या नंगा नहाएगा, क्या सही निचोड़ेगा? बात, सही क्या बात। उसके पास अपने घर भी नहीं है, किराए पे रहते हैं वो बेचारे। और आज तक दूर दराज स्टाफ क्वार्टर न देने की वजह से बेचारे एक एक दो दो घंटे ड्यूटी में जाते हैं, दूर दूर ड्यूटियां लगाई हुई हैं उनकी। वो कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? महंगाई इतनी हो चुकी है, आज की डेट में 70 रुपए किलो तो आलू बिक रहा है। सही आलू बात 70 रुपए किलो, मेरी वाइफ कल आके रो रही थी कि 70 रुपए हम्म, किलो आलू है। साठ जी रुपए जी किलो बैंगन मिल रहा है जिसको कोई नहीं पूछता था जिंदगी में। टमाटर अस्सी सही रुपए कह किलो मिल रहा है। तो सही कह 5,000 रुपए में क्या पढ़ाएगा? तुम्हें एक रास्ता मिल गया तो आप उनकी मदद करने से तो गए, उनको रास्ता बताने से गए, आप उनको कानूनी तौर तरीके से उनकी मदद करने से गए। आप उल्टा उनको अपमानित करते हो, जलील करते हो कि काम छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो।
आप उनको स्ट्रेंथन करो, उनकी लड़ाई लड़ो। नहीं, एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बात मैं बार बार लोगों से बोलता हूँ इस बात को कि भाई ये बोलना बहुत आसान है कि काम छोड़ दो। ये तो बहुत बहुत लोग कह रहे हैं कि काम छोड़ दो, कलम पकड़ो, झाड़ू छोड़ो, ये सब हम लोग भी नारे लगाए हैं इस चीज को लेकर के। लेकिन इसके लिए एक पूरा पूरा एक व्यवस्था, एक माहौल, एक सामाजिक पूरा परिदृश्य भी तैयार करना पड़ेगा ना। एक आइसोलेशन में कोई चीज नहीं हो सकती। नहीं, फिर पॉलिसीज के खिलाफ नहीं बोलते ना हम सरकारों जी की। जी। देखिए आज आज कलम कैसे पकड़े हैं, सारे स्कूल प्राइवेट कर दिए इन्होंने, हाँ इससे जो अपना जो एजुकेशन सिस्टम था प्राइवेटाइज कर दिया। एक लीडर की आवाज नहीं आती प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं इसको लिख के देता हूँ, एक दलित लीडर की अगर आवाज आ जाए, किसी संगठन ने लिखा हो प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध, क्यों नहीं जी बोलते भाई? तुम लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई या तुम लोगों को रास्ता मिल गया, तुम 5,000 2,000 रुपए देके पढ़ा रहे हो, तो तुम सोचते हो 5,000 रुपए महीने कमाने वाला भी इस तरह कर सकता है? बिल्कुल। सरकारी स्कूल इतने बर्बाद कर दिए। दिल्ली सरकार का ये ऐड करता रहता है, हमारे कुछ लल्लू नेता इसकी हाँ एजुकेशन का ड्रामा कर रहे हैं। वहाँ टीचर नहीं है। जी सुंदर बिल्डिंगें बनाने से क्या बिल्डिंग थोड़ी पढ़ाएंगी? सही सुंदर कह रहे हैं। डेस्क बनाने से उसमें करप्शन हो रहा है। बिल्डिंग में ठेका छूटता है, ठेके के पैसे कमीशन जाती है 20%, खुला सरकार को सबको पता है। टीचर क्यों नहीं भर्ती कर रहे हो भैया आप उसमें? आप मैं उसमें परमानेंट हाँ योग्य टीचर क्यों नहीं भर्ती कर रहे हो जो पढ़ाएगा? गणित के सब्जेक्ट नहीं है, गणित के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है। तो जो साइंस जो पढ़ना है, जो गणित पढ़ करके उसको विज्ञान पढ़ करके वैज्ञानिक, उसको इंजीनियर पायलट बनने हैं, गणित पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना, वो सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। और आप बिल्डिंग बना के हमारे मूर्ख नेताओं को मूर्ख बनाओगे और उस शिक्षा नीति की बड़ी तारीफ करेंगे जी दिल्ली सरकार ने बड़ी उखेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। टीचर कितने पक्के हुए इस 7 साल में मुझे बताओ? पढ़ाएगा तो टीचर ना। मैं तो जी कहता हूँ जी आप हमें पार्कों में पढ़ाओ। जी जी आप हमें सही कह रहे हैं। ये जो सामुदायिक केंद्र खाली पड़े यहाँ पर इनको इनको हाँ एजुकेशनल वो हाँ बना दो। स्कूलों में गली गली में स्कूल को खोल दो, मगर परमानेंट टीचर दे दो, योग्य टीचर दे दो जो हमें सही। पढ़ाएगा, बेहतर शिक्षा देगा। हमारे टाइम पे मैं टेंट में पढ़ता था, टेंट में। आज जी मैं जी दुनिया को कानून सिखाता हूँ, दुनिया इस के कानूनी लड़ाई लड़ता हूँ। मैं सही। हिंदी में पढ़ता था, टेंट में पढ़ता था एनडीएमसी के स्कूल में। ठीक जी है ना? जी जी। लेकिन टीचर एलिजिबल टीचर थे हाँ जी। जो हमें सिखाते थे। हमें बिना ट्यूशन के खाली स्कूल के उसमें हम पढ़ करके और आज यहाँ पर बैठ करके हम दुनिया को कानूनी चीजें बता रहे हैं, एक राजनीतिक बात कर रहे हैं। तो जो पॉलिसीज है सरकार की निजीकरण के विरुद्ध, बजट के ऊपर हमारे एक नेता को नहीं पता। जी जो जी जी सालाना बजट आता है, जो केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकारों का बजट आता है, SC ST का पैसा आता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं है, कोई उसके ऊपर सरकार को पूछता नहीं। दिल्ली सरकार का 7,000 करोड़ रुपया बजट है 2015 से लेके 2020 तक, लास्ट इलेक्शन तक, लास्ट उसका। वो कहाँ गया SC ST का, किसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसी ने नहीं पूछा। सब फ्री बिजली पानी में दे दिए। मैं चिल्लाता हाँ रहा, लोगों को समझ नहीं आई मेरी बात। सिर्फ 36 लोगों को समझ आई जिन्होंने वोट डाल दिया। वो 36 लोगों को समझ आई तो मैंने उनको सल्यूट करा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कम से कम हमारा हाँ पैसा, हमारे बच्चों का अगर वो 5-7 हजार करोड़ रुपया अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है SC समाज में दिल्ली के, तो कितने लोगों को उसमें उसमें बिजनेस के भी पैसे थे, आर्थिक मजबूती होती, उसको स्किल डेवलपमेंट का था, उनको हायर और टॉप हायर फ्री एजुकेशन देने का था। देखिए आर्टिकल 41 में बाबा साहब लिख के गए, जो स्पेशल जो वीकर जो SC ST के और माइनॉरिटीज के और OBC के जो वीकर सेक्शन है उनके लिए स्पेशल स्कूल, आपको हॉस्टल एजुकेशन देनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा साहब को पता था कि हमारे जो इलाके हैं, झुग्गी झोंपड़ी इलाके, जो कॉलोनी है, भीड़ बड़ी कॉलोनी है और एक एक घर में छोटे छोटे कमरों में 10-10 15-15 लोग रहते हैं, कैसे बच्चा पढ़ेगा? तो बाबा साहब ने स्पेशल वो कह के गए थे, सरकार को डायरेक्शन दे के गए थे डायरेक्टिव में कि भैया इनको हॉस्टल एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन देनी है, फ्री एजुकेशन देनी है। इसके ऊपर किसी नेता ने मांग की नहीं की। और दूसरा मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ, जो बात चली थी आपकी, ये बहुत बड़ा हमारा ये सेटबैक है। हमारे जो अनुसूचित जातियों हम बातें तो करते हैं कि सारी जातियों को इकट्ठा करो, जी जी अनुसूचित जाति एकता, बिल्कुल। बहुजन एकता, फलानी एकता, डिग्री एकता, हम वो करते हैं। ये यहाँ पर लक्ष्मी नगर में टूटे, यहाँ हाँ पर जी सफाई कर्मी समुदाय के लोग थे जी जी ज्यादातर। जी ठीक है ना? जी मुझे एक एक बता दो, दिल्ली के अंदर दुनिया भर के SC ST के संगठन है, बिल्कुल। वाल्मीकि या सफाई कर्मी जातियों के लोगों को छोड़ करके दूसरे किसी ने एक आवाज उठाई हो समर्थन में? एक जी चिट्ठी भेजी हो या एक वीडियो निकाला हो? किसी ने नहीं निकाला। तो कैसे एकता कायम होगी? फिर कहते हो ये आप एक जाति के लिए काम कर रहे हो। तो भाई मैं भी ना करूं उनके लिए, तो तुम भी ना, तुम तो हाँ जी सोचो हाँ। भी ना, मैं भी ना करूं, तो फिर नहीं तो काम खत्म। यही मैं इसी इनका फिर सवाल पे कौन होगा? आने वाला था। मैंने देखा कि ये सफाई कर्मचारियों का सवाल, खास करके चाहे मेला ढोने का हो, सीवर लाइन में मरने का हो, फ्रंट लाइन वर्कर के मरने का हो, ये हमारे दलित आंदोलन का प्रमुख मुद्दा नहीं बनता। जी और वो क्यों नहीं बनता ये मेरी समझ में आज भी नहीं आया। क्या ये सब आंदोलन जो है, इनको इकट्ठा होकर के एक साथ
जो सबसे हाशिए पे, उसकी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि हाशिए की समाज। ये यूनिटी का भी सवाल है ना भाई। मैं तो यूनिटी की बात कर रहा हूँ भाई, अनुसूचित जातियों को इकट्ठा करना। हम तो जा के बुला के ला भी रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं। हमने चुनाव में भी हमने कहा भाई SC ST मिल, ऐसे अनुसूचित जाति दिल्ली में मिलकर लड़ते हैं। DSP को भी चिट्ठी डाली कि हम मिलकर लड़ते हैं। लेकिन जब आपका जो रविदास मंदिर टूटा वहां पर ओखला में, तो वहां पर गिरफ्तारी देने वाला मैं भी था, और मेरे साथ कम से कम 150 नौजवान थे अपने वाल्मीकि समाज, जो अच्छा। हमने गिरफ्तारी दी, हम लड़े, आपके सपोर्ट में हम वहां पर खड़े हुए, आपके सपोर्ट में, समर्थन में आकर के, और हमने बराबर लड़ाई लड़ी जैसे हमारी। क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद आज हम इनके लिए खड़े हो रहे हैं तो कल ये हमारे लिए खड़े हों। लेकिन जब हमारे पर आक्रमण होता है तो एक की आवाज नहीं आती। तो भाई भविष्य में फिर आगे जाकर के फिर कैसे हम आपके साथ खड़े होंगे? क्या आप क्या लग रहे हो कि आपके ऊपर अटैक नहीं होने वाले? क्या आप लग रहे हो? कम से कम दिल्ली में 36 जातियां हैं जो शेड्यूल्ड हैं, 36 जातियां हैं, बस। डिफरेंट जातियां, सासी पासी सब मिला करके, जी जी। चमार जाटव वाल्मीकि, ये सब मिला करके 36 जातियां हैं, रैगर। लेकिन इनकी एकता नहीं हो रही है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही, एक दूसरे के सवालों को लेकर के नहीं बोलते हैं। और दूसरा ये कि पूरे देश में, यहाँ उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं। भैया आप अनुसूचित जातियों को एक कर लो पहले। हमारे बड़े बड़े नेता भाषण झाड़ेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी एकता। पहले अपने घर तो एक कर लो भाइयों, बाकी तो बाद में पहले देखना। पहले अपने उनको तो एक कर लो जो हो सकते हैं। बाबा साहब ने इनहेलेशन ऑफ कास्ट को इसीलिए खास विशेष खाली अछूत जातियों को एकता के लिए एक विशेष स्पेशल उन्होंने डायरेक्शन। एकता की क्या कंडीशन होनी चाहिए? एकता की क्या कंडीशन, कैसे एक होंगे आप बताइए, आपको क्या लगता है? बहुत सुंदर सवाल है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसमें कंडीशन नहीं है, इसमें एफर्ट की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें सबको ये समझना चाहिए कि SC ST, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि SC अनुसूचित जातियां सिर्फ 2 जातियां नहीं है। जी। क्योंकि मैंने बहुत सारे उनको बोलते हुए देखा, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, हाँ, खाली बंदी वाल्मीकि और चमार, मैं चमार, हाँ जी बोल हाँ रहा हूँ, जी। जी जी। वाल्मीकि चमार जाटव, इसी में उलझ के रह जाते हैं। ठीक है जी, ना? बहुत ये जाती है। नहीं है। हमारे पास सरकार की लिस्ट होनी चाहिए, अनुसूचित जातियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनकी काउंट संख्याएं हैं। जैसे अपना 66 यूपी में है, 33 36 दिल्ली में है, 7 गोवा में है, ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग आइडेंटिफाइड वो है। पहली बात तो ये कि जब हम अनुसूचित जाति को संगठन बनाते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे देखे हैं, SC ST OBC एसोसिएशन फलाने डिकड़े बनाते हैं, लेकिन उसमें जब भी देखा जाता है तो एक ही जाति के लीडर होते हैं, एक ही जाति के सदस्य होते हैं। तो ये हमारी लीडरशिप की जरूरत है, उसकी जिम्मेदारी है हाँ जी, कि हम वैरायटी जाकर आए। के उन दूसरी जातियों को लेके उसमें बिल्कुल, रिप्रेजेंटेशन दें, एब्सोल्युटली। उनको लाएं, अपने बगल में बिठाएं कि भैया अनुसूचित जाति का मतलब ये है, अगर 36 जातियां हैं तो 36 अलग जातियों की लीडर इसमें होनी चाहिए, हाँ, नहीं बिल्कुल। आपके इस वर्किंग कमेटी में होने चाहिए। और आपकी एकता, एक तो ये शुरुआती बिगिनिंग, ये तो एक एफर्ट का मामला है। दूसरा जो आपने कहा उसकी कंडीशन ये है कि कंडीशन के लिए, जैसे कोई किसी एट्रोसिटी होती है किसी एक जाति के ऊपर, कोई एट्रोसिटी हुई तो बाकी जातियों की जिम्मेदारी है लीडरशिप की कि वो उनके समर्थन में तुरंत खड़े हो जाएं, स्टेटमेंट दें, उनके साथ खड़े हो जाएं, उनके संघर्ष में खड़े हों, सरकार को चिट्ठियां दें, रिप्रेजेंटेशन दें, पुलिस को दें, और उनको जाकर के कहें कि भाई हम आपके साथ हैं। और जो आर्थिक मदद इकट्ठी करके उसको जो विक्टिम परिवार है उसको जो मदद कर सकते हैं, जिससे कि एक यूनिटी, एक एकता अपने आप खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये तो सीधी सी बात, जनरल एक सवाल है कि अगर मैं आपके किसी दुख में खड़ा हो जाऊंगा तो जी कल को जरूर आपका भी मन करेगा कि यार अज्ञानी जी पे कोई दिक्कत है तो मैं भी उनके साथ जाके खड़ा हूँ। ये जी। एक जी जनरल परसेप्शन है और एक मेंटेलिटी है। तो जब तक आप नहीं आओगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपने तो वाल्मीकि जाटव और वो चमार महासम्मेलन भी कर दिया था, भाईचारा सम्मेलन, तो हाँ जी। कितने आए जी? हमारे उसमें एक भी नहीं आया। हमने इनिशिएटिव लेकर के वो करा लेकिन एक भी नहीं आया, एक भी नहीं कहता। फिर उनकी कंडीशन ये कि पहले बुद्ध बन जाओ। अबे भैया पहले भीम हाँ। तक तो आने दो, पहले बुद्ध बना दो तुम यार, पहले भीम पे तो आने दो। है तो वो बहुत सारे ऐसे लफड़े हैं कि इन्होंने वो कर दिया है। तो हमें पहले लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि जब हम संगठन या तो जातिगत बना लें, अगर जातिगत बना लें, अगर बनाना है तो एक ही जाति के लीडर और एक ही जाति के उसमें कार्यकर्ता रहने हैं, तो उसमें फिर भैया आप एक जाति का बना लो, साफ साफ पता चल जाए जाति का है। तो फिर आप उसको SC ST का मत दो, नाम मत दो। अभी हम आदिवासियों में काम कर रहा हूँ मैं पालघर में पिछले 5 साल में, जी जी। तो वहाँ मजबूती के साथ बहुत आदिवासी जुड़े, और आदिवासियों में मुझे स्टडी करने को मिला कि वहां पर भी दुनिया भर की वो उपजातियां हैं उनमें। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये काम तो आज तक हुआ ही नहीं, हम तो आदिवासी सोचते थे कि सारे आदिवासी एक नहीं नहीं, तो अलग फिर पता जातियां चला नहीं है कि लेकिन उसमें अलग 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 अलग, अलग अलग एथनिक हाँ आइडेंटिटीज हैं। जातियां तो नहीं है हाँ, लेकिन अलग अलग तो वो है वहाँ मतलब। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और उनको इकट्ठा करने के लिए अपने को
एक मौका मिला उनके साथ काम करने का, उनका कल्चर, उनका सब हमसे मिलता है। जी जी सब जी। A to Z चीजें, उनकी शकल अकल सब, हाँ हाँ। उनके सब, उनका हर चीज हमसे मिलती है A to Z। हम जी उसको जी पुरातन में सांस्कृतिक उसके पिछले 2005 साल 5000 साल पहले भी ले जाओ तो सब हमसे मेल खाता है, कहीं ना कहीं हम उन्हीं जी में से जी हैं। जी तो ये भावनात्मक एकता, जब तक हम इस भावनात्मक एकता को जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, और जब तक हम खुद जाके दूसरे के घर में उसको वेलकम करके लाएंगे नहीं, तो मेरा भाई है, बैठ मेरे साथ, यहाँ बैठ और इसमें बैठ मेरे साथ, वर्किंग कमेटी में बराबर बैठ, तब तक हम किसी भी हालत में अपनी एकता को, यूनिटी को कायम नहीं कर पाएंगे, और भविष्य की जो एकता है वो नहीं पाएंगे। मेरे को लगता है कि जो बिल्कुल आप बात कर रहे हैं कि हमारे पे एक जो समस्या जो हुई है वो ये हुई है कि लोग जो है वो प्रवचन ज्यादा देते हैं और ज्ञान ज्यादा फेंकते हैं लोगों में। और गरीब से गरीब आदमी के पास में हमारे को बैठना है, उसकी बात को समझना है, सुनना है, दिल से दिल के रिश्ते बनने चाहिए। अब लोग पहले बोले गए तो तुम ये बन जाओ, तुम ये होना चाहिए, चाहे मतलब लोग पहले उसकी आइडेंटिटी को बदल देना चाहते हैं। यस यस। तुम इस समाज से सब एक से हो जाए, हमको एक होना चाहिए। एक होना चाहिए का मतलब ये नहीं कि सब अपनी अपनी पहचान खोजें। हर एक अपनी मूल पहचान तो रखता ही है आदमी। अगर आप वाल्मीकि समाज में पैदा हुए तो निस्संदेह आपको जो है अपने समाज की, अपने रूट रूट पसंद आएंगे, रूट आप जानना चाहेंगे। तो वो एक चीज है जो जो लोग गलती कर रहे हैं। जब हम एकता की बात करें तो एकता की मतलब एक रूपता नहीं है। बिल्कुल। जो 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 देखिए, हमारे मैंने सही। मैंने जो सीखा है, ये कहते हैं भाई एक हो जाओ, बस मेरे पीछे आ जाओ, अपने संगठन छोड़ो और हाँ मेरे पीछे लग जाओ, और मैं किसी को ले जा करके आप किसी पार्टी में बेच दूंगा या किसी जी कुएं में ले जाके डाल दूंगा। जी भाई जी पहली जी। बात तो ये कि आप किसी संगठन को क्यों आप मना कर रहे हो? ये बिल्कुल। डेमोक्रेसी, ये हमारा संविधान इस बात को कहता है कि जितने मर्जी संगठन बने, और ज्यादा संगठन बनने का मतलब है कि ज्यादा लीडरशिप पैदा होगी। जी अब जी देखिए, एक संगठन कोई अगर 7 लोगों का कोई बनता है, वो 7 आदमी इकट्ठे करने, किसी एक के दिमाग में बात आई, 7 को इकट्ठा करना, उसके डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना, तो जी। वो आधा नेता तो बन गया। इसमें एक छोटी बात नहीं, बड़ी बड़ी काम होता है। और सही दूसरी बात। बात ये कि अगर कोई छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड के किसी दुर्गम क्षेत्र में अगर जी। कोई एट्रोसिटी हो जाए, या किसी राजस्थान के कोने में, या कोई साउथ के किसी हाँ जी हाँ। कोने में हो जाए, तमिलनाडु के, तो वहां मैं जा पाऊंगा क्या? सही बात, खबर भी नहीं बिल्कुल। मिलेगी। लेकिन अगर बिल्कुल। हमारा कोई छोटा संगठन वहां पे काम कर रहा है, हम उसको फेडरेशन में अपने साथ जोड़ लेते हैं, और उसको हम कानूनी तरीके से दूसरी तरीके शार्प करते हैं, तो हमें तुरंत एक तो खबर मिल जाएगी वहां पर, उस बिल्कुल। इलाके में, गली में, मोहल्ले में क्या घटना हुई, उसकी हमें खबर मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि वो उनको फौरी मदद मिल जाएगी। वहां 10 नेता हमारे तैयार हैं, तो वहां पर तुरंत वो जाके रेज आवाज कर सकते हैं, और उसके समर्थन में उसके विक्टिम परिवार के खड़े हो सकते हैं। तो हमें इस बात को, हमारे सारे नेता, अरे इतने संगठन है, सब छोड़ दो, एक नहीं वो संगठन बना तो लो, ज्यादा और एक जो को बिकवा दो भैया। इसको हम बोलते हैं कि हमने एक, ये मैं काफी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में देख रहा था, एक नारा दिया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने, जिसमें बहुत से ब्लैक्स भी थे, व्हाइट भी थे, हिस्पैनिक भी थे, इंडियंस भी थे। तो उन्होंने कहा कि ऑल डिफरेंट, हम लोग सब अलग अलग हैं लेकिन ऑल इक्वल। तो ऑल ये जो इक्वल। विविधता और इक्वलिटी का जो बात है कि यस। हम हमारी जो हम अपने मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, तो अपनी पहाड़ी पहचान को तो गायब नहीं कर सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो रहेगी रहेगी। आप नहीं भी वो मैं है। बोलूंगा तो छुपाऊंगा भी तो लोग बोल देंगे मेरे को देख करके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहीं भी जाता हूँ पहले ही बोल देगा जी तू तू तो पहाड़ी नजर आ रहे हो। राइट अब राइट। आप कितना छुपाओगे उसको? बिल्कुल तो ये चीज होती है कि उस पहचान को मैं गायब क्यों करूं? लेकिन मैं बिल्कुल। अगर बराबरी पे मानना चाहता हूँ कि हम सब लोग बराबर हैं और हम सब लोग जो है हमारे सिद्धांतों में और एक दूसरे के संघर्ष में साथ हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बजाय किसी को बदलने की, मैं यस। आपको क्यों बदलना चाहूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर हम दोनों अगर साथ कोई काम करना चाहते हैं तो साथ करने के प्रोग्राम बना सकते हैं ना, साथ करने के। ये नहीं कि मेरे को जैसे आप खाते हैं वैसे ही खाना पड़े और जैसे मैं खाता हूँ आप वैसे ही खाओ, तो ये तो कोई साहब वो बनता नहीं है। देखो, दूसरी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रेज की है, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग जी अलग जी। पहनावा है, अलग अलग उनके तीज त्योहार करने के तरीके हैं, खाने का भी, यानी भोजन भी अलग अलग बिल्कुल है उनका, उनके खाने के तरीके अलग हैं। तो बिल्कुल। हम विविधता में एकता की बात करें, जो आपने कहा, हम अलग जी अलग जरूर हैं मगर हम एक हैं, उस तरह से हम देखें, ना कि उनके संगठन छुड़वा करके हम कहें भैया तुम एक ही संगठन में आ जाओ, ये एक को नेता मान लो। अच्छा, ये ना ना, मनवादी कल को एक को पकड़ के तो कहीं भी दबा लेंगे, सही तो बात। नेता खत्म तो संगठन खत्म। भैया अगर हमारे 2 लाख अगर नेता होंगे या 10 लाख नेता होंगे, तो ढूंढ ले किस किस को, अगर मुझे पकड़ेंगे तो और 9 लाख खड़े हुए हैं, और खड़े बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल। हमें लीडरशिप को तैयार करना है, हमें बिल्कुल लीडरशिप को तैयार करना है, बजाय इस बात के। और मैं तो कहता हूँ और संगठन बने, क्योंकि बिल्कुल। अगर किसी के दिमाग में संगठन बनाने की बात आ रही है, तो उसके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं क्यों बनाऊं, कोई उसके दिमाग में कोई सवाल या सुझाव आया होगा
और दूसरी बात ये कि अगर उसके दिमाग में संगठन बनाने की बात आ रही है तो जरूर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जिसको हमें डेवलप करके उसको नेशनल और राष्ट्रीय और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आना है। नहीं हमें बिल्कुल, एक लीडरशिप डेवलपमेंट आपकी करनी बिल्कुल है। बात सही है कि इतना बड़ा देश है और इस देश में आपको विभिन्न संगठन मिलेंगे, जो कोई कश्मीर में है, कोई कन्याकुमारी में है, कोई कहीं है, तमिलनाडु में है, और उसका एक कन्फेडरेशन बनाकर ही, जो मैं बार बार इस चीज को बोला हूँ कि अगर आप देखें तो आरएसएस से लोग तुलना करते हैं बार बार कि भाजपा कैसे बढ़ गई। भाजपा ने जितनी सोशल इंजीनियरिंग की है उतना किसी ने नहीं किया नहीं कि यस यस जितना। करेक्ट। और वो हमेशा बैठते हैं, आप अगर देखिए तो उनका आरएसएस का पूरा हर साल उनका 2-4 बार तो वो बैठेंगे सारे के सारे, कम से कम उनकी मीटिंग होगी। उस पे आज अगर मोदी जी तो कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई तीसरा होगा, पहले मुरली मनोहर जोशी थे तो कोई और थे। तो उनके यहाँ पर तो सिस्टम सिस्टम इम्पोर्टेंट है, आदमी नहीं इम्पोर्टेंट होता है। और हमारे यहाँ आदमी इम्पोर्टेंट होता है, सिस्टम इम्पोर्टेंट नहीं होता। सिस्टम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आदमी के चलते आदमी गया तो पार्टी भी खत्म हो जाती है। जिसका देखा एक एक व्यक्तिवादी पार्टियां हो गई, और व्यक्ति जब चला जाता है तो पार्टी भी समाप्त हो जाती है, उसके चेले चपाटे आपस में झगड़ा करके पार्टी हाँ खत्म होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें कलेक्टिव का इसमें हाँ सामूहिक नेतृत्व हमको खड़ा करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल ये करना पड़ेगा। देखो हमारी जो फेडरेशन को हमने इसीलिए इसको हम एग्जिस्टेंस में लेकर के आए। और देखो पहला मौका ऐसा है कि ना तो किसी ने मना किया, जिनसे भी मैंने बात की जी ना तो उन्होंने मना किया मुझे, उन संगठनों ने अपनी सहमति दी। और पहली बार ऐसा मौका है, मैंने कहा भैया देखो बिना चंदे दिए हम किसी को सदस्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि हाँ डेमोक्रेसी का पहला मंत्र है और ये संविधान का कि जितने भी ट्रेड यूनियन या जन संगठन चलेंगे या पॉलिटिकल पार्टी चलेंगी जनता के पैसे से चलेंगी। कोई आदमी अपने पैसे से नहीं खर्च करेगा, क्योंकि एक तो उसमें डिक्टेटरशिप आ जाती है, करप्शन आ जाता है, कोई अपनी जेब से करेगा। और जी डिक्टेटरशिप इसलिए आ जाती है भाई, कोई अगर सवाल पूछे तो कहते हैं भैया तूने क्या दिया, पैसे दिए हाँ तू क्यों पूछ रहा है। तो हाँ अगर जनता का पैसा होगा, लोगों का पैसा होगा, तो वो जवाबदेही भी होगी और वो जवाब लेने के हकदार भी होगा। वो पूछ पाएगा जी हमने ये पैसा दिया है, इसका खर्चा कहाँ हुआ, किस मद में हुआ और आपने क्या संगठन ने किया क्या। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वो उभर के आएगा। और लोगों ने पैसा दिया, लोगों ने सहमति दी, और 100 से ज्यादा संगठन हमारे ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन पूरे देश में जुड़ गए। करीब करीब 20 राज्य हमारे कवर हो गए, गुजरात तक में हमारे वहां संगठन हमारे साथ जुड़ गए। तो एक तो ये बात तो हमें ये करना, दूसरा जो हमारे लीडरशिप को हमें समझाना है, जो ऊपर ऊपर लीडरशिप पढ़ लिख करके चली गई है कि भाई खाली प्रवचन मत दो, जी इनके लिए आपने सरकार को पॉलिसी, चलो आप छोड़ो, आप बहुत बड़े बड़े विद्वान बन चुके हो, आप बहुत बड़े वो प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर पता नहीं क्या क्या बन गए हो, आप मत इनके लिए कोई सवाल उठाओ, लेकिन कम से कम सरकार से पॉलिसी मैटर तो डिस्कस करो कि भाई जी हमारे जी लिए ये संविधान में ये चीजें हैं, ये फंड्स इतना हमें एलोकेट होना चाहिए बजट में, ये हमारी नौकरियां इतनी होनी चाहिए, व्यवसाय में हमारा इतना हिस्सा होना चाहिए, एजुकेशन में हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये चीजें तो मांग सकते हो। हमारा जो जी जी भूमिहीन लोग हैं उनको आप एग्रीकल्चर की भूमि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके लिए तो आप मांग कर सकते हो। कम से कम आप सरकार को पॉलिसी मैटर में तो हस्तक्षेप कर सकते हो, उनके लिए लेटर लिख सकते हो। अपने ज्ञान का बिल्कुल। इतना तो कम से कम करो कि अपने वर्ग के लिए तो बात करो, मत करो मत आओ उसमें शर्म आती है। कम से जी कम उस जी ज्ञान से सरकार को तो चिट्ठी भेजो, कम से कम इतना बिल्कुल। तो करो। आकर के भाषण देने शुरू हो जाते हैं, गरीब समाज को गालियां बकने शुरू हो जाते हैं, ये नहीं बदल सकते साले, ये नहीं हो सकता, वो नहीं नहीं हो नहीं, तो सकता। बहुत गलत मैं बात है वो तो। एक बुलंदशहर में एक बड़ी एक, मैं वैसे जाता नहीं हाई फाई लोगों की उसमें, हाँ तो हाँ अपने हाँ। लोगों की बड़ी हाई फाई वो थी, कोई प्रोग्राम था, तो मुझे ही ले गए यहाँ से, दिल्ली से मैं चला गया उनके साथ। देखा जी बड़ी कारें वारें हाई लेवल के बंदे वहां बैठे हुए, जी और 250-300 बहुत भीड़, बड़ा मैकआउट कर रखा। मैंने सोचा यार कोई शादी वादी होगी, पूछा जी वो रिंग सेरेमनी है जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अरे चलो बाप यहाँ तक तो आ गए रिंग सेरेमनी तक। और रे। 15-20 लाख फूक दिए वहां पे उन्होंने थे, अरे बाप। तो वो अच्छा। ज्यादा ही खर्चा हुआ होगा। फिर वो चर्चा चलती है, चर्चा शुरू हो गई, तो वो कह रहे जी ये नहीं सुधर सकते, समाज नहीं सुधर सकता, ये साले नहीं सुधरेंगे, ये दारू पीते हैं, ये करते हैं, काम नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी टाई वाई लग गई, जीन्स आ गई, टी शर्ट आ गई, हम्म। कार आ गई, वो बोल रहे थे। तो मैं सुन रहा था, थोड़ी देर सुनता रहा, 1 आध घंटे उनकी। फिर मैंने कहा भाई साहब मैं भी कुछ कह सकता हूँ क्या। तो ज्यादातर लोग जानते हैं, हाँ बोलिए ज्ञानी जी क्या आप कहना चाहते हो। मैंने कहा भाई मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ आप सब लोगों से। मैंने कहा जो आप इतनी देर से कह रहे हो कि भाई ये समाज नहीं सुधर सकता, ये दारू पीता है, ये नालियों में पड़ा होता है, ये काम करता है, फलाना करता है, ये नहीं सुधर सकता। तो मैंने कहा आप बताओ, आप जो इतने सारे लोग बैठे हो आज बाबू बन के, आप क्या आसमान से गिरे हो या पेड़ों से टूटे हो। आप कहाँ से आए हो, आप इस समाज का हिस्सा नहीं थे, आप इस समाज में से निकल के नहीं आए।
अगर आप इस समाज में से आके सुधर सकते हो तो ये क्यों नहीं सुधर जी जी सकते? बिल्कुल क्योंकि आपको रास्ता मिल गया, लेकिन ये रास्ता आपने इनको नहीं बताया, हाँ आपने इनके साथ काम नहीं किया, इनके साथ शेयर नहीं किया। कभी पूछा इनसे तकलीफ, ये दारू सड़क पे खड़े हो क्यों पीते हैं? कभी पूछा इनसे कि ये अपने इस हालत में क्यों रहते हैं, इस काम को क्यों नहीं छोड़ते, ये इन तकलीफों में क्यों रहते हैं, ये अंधविश्वास में क्यों रहते हैं? कभी गए इनके घर, कभी इनके सेमिनार किया, कभी आपने पढ़ाई की उसमें कभी 2 घंटे इनको पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया, हफ्ते में 1 दिन दिया इनको 2 घंटे 1 घंटे इनके इलाकों में जाके कि हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, उनसे चर्चा की नहीं की। डॉक्टर अम्बेडकर इतने बड़े होके भी वो चाल चाल में रहते थे, मुंबई जी की जी चाल जो अब टूटी है। वो कहते थे अपने लोगों के बीच में रहना, क्योंकि वो आपको जब देखेंगे तो वो कहेंगे, जब आप तो राजा बाबू बन के निकलोगे गली में से, वो कहेंगे अरे ये तो वही लड़का है जो जी जी ऐसे रहता था, आज ये ऐसा बन गया, इसका मतलब हम भी बदल सकते हैं। वो इंस्पायर होंगे आपसे, और जब आप उनके साथ बैठोगे, उनके सुख दुख में शरीक होगे, तो एक विश्वास गेन होगा आपके अंदर की नहीं ये हमारा आदमी है। हम राजा बाबू बन के टाई लगा के कहीं कोने में खड़े, अरे ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये मत करो, तो हमारे लोग तो भैया देखो, वो तो बिगड़े हो रईस हैं, वो तो राजा राजा वो खानदानों से है, लड़ाके हो तो कहते हैं चल भाग, तू कौन वे आया, तो भाग यहाँ से, कौन आया तू? ना तू दुख में आया, ना सुख में आया, ना तूने कभी हमारी ये पूछी कि आखिर हम इस हालत में क्यों हैं, जी हम क्या तकलीफ सह रहे हैं, क्या हमारे पास जुल्म हो रहे हैं, हमारी डे टू डे की हालत क्या है, उस पर तो कभी तू यहाँ करके काम नहीं करा। आज तो जी चौधरी बन के कह रहा चल बे, कौन सा प्रधान आया, भगा देते हैं, तो इनको हम्म, तकलीफ होती है फिर बाद में। तो उनके बीच में काम करने की जरूरत है। तो इनको जो ये राजा बाबू बने हुए हैं भैया, अपने लोगों के बीच में जाके जो आपने हासिल किया पे बैक टू सोसाइटी, जो आप जय भीम जय भीम चिल्लाते रहते हो, उनके पास जाकर के पे बैक टू सोसाइटी करो, और वहां पर कम से कम अपने आसपास के इलाके देखो, झुग्गी झोंपड़ी इलाके, सलम कॉलोनीज, वहां पर जा करके अपने मंदिर है, पार्क है, वहां कहो भैया मैं तुम्हारे बीच का आदमी हूँ और मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, भेजो बच्चों को। अपनी पढ़ाई का 1 घंटा, ये रोज नहीं तो हफ्ते में 2 घंटे बैठ करके उनके साथ चर्चा करो, उनको पढ़ाओ और उनको समझाओ कि भाई ऐसे ऐसे आप बदल सकते हो। उनको बताओ रास्ता कि आप इंजीनियर कैसे बने, उनको बताओ रास्ता कि आप प्रोफेसर कैसे बने, उनको बताओ रास्ता आप वकील कैसे बने, आप कैसे सरकारी नौकरी हासिल की, आपने कैसे ये घर खरीदा, कैसे लिविंग स्टैंडर्ड आपने अच्छा बनाया, कैसे आप और बेहतर कर सकते हो, ये बताओ उनको उनके बीच में बैठ करके। खाली बातें बनाओगे, कुछ नहीं करो। अभी 10वीं 12वीं के बच्चे पास हुए तो उनको किसी, मैंने एक प्रोफेसर को या किसी एक डॉक्टर को, किसी को नहीं देखा किसी ने एक वीडियो डाली हो कि आप 12वीं के बाद या 10वीं के बाद आप इन कोर्सेज में आप आगे काम कर सकते हो, आप ये कंपटीशन कर सकते हो, आप ये कोर्स ले सकते हो। किसी ने काउंसलिंग करने की कोशिश नहीं करी, किसी ने मीटिंग नहीं बुलाई। अगर मुझे तो पता नहीं है, आप भी दुनिया में काम करते हो, समाज के आपको पता हो तो बताओ, लेकिन मैंने नहीं देखा किसी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कहीं नहीं देखा। लेकिन गाली देने वाले वीडियो बहुत सैकड़ों, बहुत रोज आए रहते हैं यूट्यूब पे, ये नहीं सुधर सकते, ये नहीं हो सकता। नहीं अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं क्या नाम है अशोक जी, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जैसे सफाई का पेशा तो वाल्मीकि समाज के लिए जो है वो फिक्स हो गया, तो गैर सफाई पेशे में वो लोग आए, जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग अब निकल रहे हैं, बड़े आगे बढ़ रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन है। तो ये जो गैर सफाई पेशे में वाल्मीकि समाज, क्योंकि जब तक मेरे को जो लगता है कि जब तक वाल्मीकि समाज के आईएएस ऑफिसर, पुलिस थानेदार, टीचर्स, प्रोफेसर, क्लार्क, तहसीलदार, हर लेवल पे जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक जो है वो स्थिति जो है, क्योंकि समाज में भी बहुत फर्क पड़ता है जब समाज के लोग आते हैं, जब इन तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन तो है, सरकार ने 17% रिजर्वेशन तो अनुसूचित जाति को दिया हुआ ही है। नहीं देखिए, अभी तो रावत जी हमने 2016 से पॉलिटिकल मिशन अपना शुरू कर दिया था, जी और हमने भी पूरे देश में स्टडी की। मैंने कहा, मैंने से इसको सोचा, पहली बात तो ये कि पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो अपने अनुसूचित जाति के और अपने एसटी के जो मीणा वगैरह बहुत सारे बड़े अधिकारी, बड़े बड़े रिजर्वेशन लेकर के बड़े बड़े अधिकारी बने बैठे हैं, एक आदमी भी काम नहीं आता गरीब समाज के। उनको नहीं पता आप कौन हो, लेकिन आपको तो पता है कौन है जो सामने आकर के बैठा है, कौन है आपको तो पता है ना। जी लेकिन ये एक काम नहीं आता। और ये जो जितने आईएएस आईपीएस बने, खासतौर पे आईपीएस, ये तो सरकार की मशीनरी है। देखो, ये तो हाँ भगत सिंह ने भी कहा था, बाबा साहब ने भी वो कहा था कि ये तो नौकरशाही के तो हिस्सा है, ये तो आपके भी काम नहीं आएंगे, इनके चंगुल में मत फंसना। खैर, नाम के लिए भी हो, नहीं लेकिन अब ठीक वो है। पोजीशन नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल खराब कर दिए, हाँ सरकारी जो विश्वविद्यालय इन्होंने बर्बाद कर दिया, वो मौका भी खत्म हो गया। ठीक है जी, अब आपके पास एक ही मौका रह गया कि आप पॉलिटिक्स करें और राजनीति के सारे वोट लेकर के, अपने वोट को कंसोलिडेट करके आप पॉलिटिकल बार्गेन करें। देखो, जीतना जरूरी नहीं है राजनीति में,
अगर दिल्ली के अंदर अगर हमारे जो 12 कैंडिडेट लड़े, अगर हमें 50,000 वोट मिल जाता ना, सिर्फ 50,000, तो हम इनके हलक में डंडा कर देते, हम एक एग्जिस्टेंस में आ जाते। 50,000 का एक एक बड़ा वोट होता है कि उससे दहशत में पॉलिटिकल दूसरी वो पार्टियां जो सत्ताधारी और दूसरी एकदम उनके अंदर एक टक्कर लग जाती है दिमाग के अंदर। अगर जिस दिन हमने दिल्ली के अंदर आने वाले चुनावों में हम लगातार लड़ेंगे, अगर हमने 5 लाख वोट ले लिया ना, तो हम एक पॉलिटिकल बार्गेन पावर जी में आ जाएंगे, स्थिति में आ जाएंगे। तो हम उस पे अपने बजट पे हम सरकारी बजट पे इफेक्ट डाल सकते हैं, और जो वेलफेयर की जो स्कीम्स होती हैं उसके उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं, हम अपने लोगों को परमानेंट करने में उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं, हम उनकी जो जो इलाके की पुनर्वास है, इलाके की जो कॉलोनियों के अंदर जो काम करवाने हैं, बेहतर काम करवाने, उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं, रोजगार में इफेक्ट डाल सकते हैं, उनके व्यवसाय में, सब रोजगार में। दुनिया भर का पैसा पड़ा है, सब रोजगार में पड़ा है, दुनिया भर में पड़ा, लेने वाला कोई नहीं है, लीडरशिप बताने वाली कोई नहीं है। तो ये हमें, ये हमारा अगर पॉलिटिकल मूवमेंट हम नहीं शुरू करेंगे, हमारा वोट जो इनको तीर तिलक तराजू और तलवार को जा रहा है, जो हमारा शोषणकारी है हम उन्हीं को सत्ता दे रहे हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार करने वाला हम उसको और ताकतवर बना रहे हैं, और वो ताकतवर बन करके हमारा शोषण ही कर रहा है, और वो कुछ नहीं करेगा शोषण के अलावा, क्योंकि उसके अंदर एक भेदभाव, भयंकर भेदभाव घुसा हुआ है, जो कि कभी निकल नहीं सकता। उसको आपको पॉलिटिकल अपने आप को ताकत में लाना पड़ेगा। जरूरी नहीं आप सरकारी बना लो, आपको जिस तरह से संगठन का स्प्रेड होगा, जिस तरह से वोट आपको मिलना शुरू होगा, एक तरफा वोट गिरना शुरू होगा, तब देखो दूसरे अपने आप आएंगे। भाई बीएसपी के साथ क्या हुआ, जब उनको एक कंसोलिडेटेड वोट मिलना शुरू हो गया, तो पंडित जी भी आ गए, वो मुस्लिम साहब भी आ गए, वो फलाने भी बोरी लेकर के आ गए, वो भी आ गए, तो एक बड़ा वो खड़ी हो गई, बन गई सरकार उनकी, वहां पर बन गई। देखो जब तक आपके 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 घर के लोग नहीं खड़े आपके साथ, पड़ोसी क्यों आपकी तरफ देखेगा। जब आपकी एकता, यूनिटी, जब आपको एक वोट मिलना हो जाएगा, एक अच्छा वोट मिलना शुरू हो जाएगा, तो दूसरे लोग आपके साथ अपने आप चुंबक की तरह खींचने शुरू हो जाएंगे। वो आपके लिए नहीं आएंगे, वो उस वोट के लिए आएंगे कि और सरकार भी डरेगी कि अभी 50,000 वोट लिया है, कल कोई 5 लाख भी ले सकते हैं, कल कोई सरकार में भी आ सकते हैं। तो आपका पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो क्रिएट होगा, और पॉलिटिकल बार्गेन में हम आ जाएंगे, ये मेरा कहना है। हाँ, तो कई बार लोग ये सोचते हैं, जैसे आपने कहा कि हमको वोट नहीं मिले, तो कई बार जो समाज है वो समाज बहुत समय से जो है एक प्रकार से लुट पिट रहा है, और लुट पिटने में जो है बहुत किस्म के जो भी आते हैं बड़े बड़े बातें करते हैं, क्रांतिकारी बातें भी करते हैं, जैसा आपने खुद ही बोला बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। तो लोग नए लोगों पे भरोसा कैसे करें, ये भरोसा कैसे जीतेंगे आप? ये देखिए मतलब बहुत ही ये कैसे बहुत लगेगा खूबसूरत कि सवाल है सर। अशोक नहीं अज्ञानी नहीं जी बहुत ईमानदार रहेंगे हमारे प्रति और हमारी वोटों की दलाली नहीं करेंगे, ये भरोसा कैसे रहेगा? नहीं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, सवाल है, और दूसरा भरोसे वाली बात है ना। देखिए ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, भले ही हमें वोट मिला नहीं मिला, हम लगातार लड़ते रहे। एक तो भरोसा हमें ये जीतना है जी कि हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं, जी ना पॉलिटिक्स में ना समाज सेवा में। हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हैं। अगर कोई आकर, कोई मुझे मेरी बात को नहीं समझता है, कोई समाज में आके, देखो मैंने चूज किया है ना फील्ड जी समाज सेवा की या पॉलिटिक्स करने की, मैंने चूज किए। मेरे दिमाग में एक आइडिया है समाज को बताने का। जी, जरूरी नहीं कि मैं एक बार किसी को बोलूं वो तुरंत समझ जाए, ये सही जरूरी तो नहीं है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूटी में उसको प्रोसेस को जारी रखूंगा, तो एक तो उनको ये लगेगा कि यार ये आदमी लगातार आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, और इसकी बात भी सुननी चाहिए, सुनने को भी तैयार होंगे, और दूसरी बात कल को समझने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, अभी जी देखिए एक कई लोगों के मुझे फोन आए, मैं लगातार लॉकडाउन में ऑनलाइन काम करता रहा समाज के, जी लगातार मैंने काम करे, यहाँ तक कि जो हरियाणा में वो केस हुआ उसका रमन वाल्मीकि का, जी उसका भी जी मैंने यहाँ बैठे बैठे ह्यूमन राइट कमीशन में वो रजिस्टर्ड कराई, और उसके ऊपर वहां पर वो इंक्वायरी शुरू हो गई, और बड़े बड़े नेता हल्ला मचा के कुछ नहीं हुआ, वहां पर वो मैंने वहां पर इंक्वायरी शुरू करवा दी है, जिसपे कि वो उनको हो गया है, वो काम करवाए। तो बीच में क्या हुआ, 1 करोड़ की लड़ाई, सब लड़ाई, तो उसमें लोगों ने कहा कि भैया ये 4 जो जीते हुए हैं, इनसे अच्छे तो हमारे अज्ञानी हैं जिनको 36 वोट मिले थे, वो कम से कम लगातार काम कर रहे हैं, हमसे गलती हो गई। लोगों ने जी रियलाइज किया कि हमसे गलती हो गई। 10 फोन मुझे ऐसे है जिन्होंने मुझसे माफी मांगी कि सर हम माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई कि हमने आपको नहीं चुना, आपको वोट नहीं किया। तो ये एक बड़ी बात है, विश्वास जी कायम हुआ ना। तो ये आज नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक लंबी एक हाँ, रास्ता है, या समाज सेवा एक लंबा रास्ता होता है। बिल्कुल कई बार बिल्कुल। लोग आपके मरने के बाद समझते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे जीते जी मेरी बात सुने। सही सही अभी बात। जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, तो उसमें 3-4 वैज्ञानिक डिबेट कर रहे थे, तो एक एक वो हिंदूवादी वो मतलब बैठे हुए थे, वो ज्योतिष बैठे हुए थे, ज्योतिष अपनी बात करेगा, विज्ञान वाला विज्ञान की तरह बात करेगा।
तो वो पता नहीं उसने कुछ सवाल किया कि भाई आपकी बात लोग कम समझते हैं वैज्ञानिकों की, हमारी तो आस्था की सब समझ लेते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, विज्ञान को लोगों ने माना है। कोरोना के टाइम पे सरकारों ने भी मंदिर बंद करे, विज्ञान बंद नहीं हुआ, मंदिर बंद हुए। और लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि मैं इसलिए अपनी बात कहना बंद कर दूं क्योंकि मेरी बात को लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। कह रहा वो आज समझे ना समझे, लेकिन हाँ मेरी बात ड्यूटी है कि मैं अपनी बात को लगातार, सही बात को लगातार बोलता रहूं। आज सही बात। नहीं समझेंगे, कल समझेंगे, कल नहीं हाँ समझेंगे, परसों नहीं समझेंगे तो मेरे मरने के बाद जरूर समझेंगे। जरूर खड़ा होगा ये समाज और जरूर ये सत्ताधारी बनेगा, ये मेरा विश्वास है। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस समाज के लिए आप क्या, इस समाज को क्या क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मतलब ये तो अच्छी बात है, आप जैसे लोग जो है समाज का भरोसा जीतने के लिए, जबकि समाज ने कई जगह पे आप पे भरोसा नहीं किया, मतलब पिछले इलेक्शन में उस हिसाब से देखें तो, जबकि आप इतने समय से, आपका तो दिल्ली में इतिहास है, क्योंकि आप जी अचानक से ऊपर से टपक के कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम लोगों ने जो दिल्ली में देखते हैं, काम करते हैं, आपको देखा है इतने सालों से, तो ये तो है नहीं कि आप अचानक से समाज के बीच में आए। आपका भी मतलब इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में, समाज के अंदर जो कमियां हैं या समाज में जो गलतियां होती है, क्योंकि वोट के, आप अपने ही समाज के वोट से चुनाव नहीं जीतते, लेकिन आप और समाज को ये लगता है कि जो आदमी चुनाव जीतने की कंडीशन में है उसको वोट देंगे, और उनको ये लगता है कि साहब चुनाव जीत कर वहां सत्ता में जो पहुंच जाएगा वही हमारा बदलाव कर सकता है। तो ये भी कहीं एक प्रकार से, जब आप, ये बात भी है कि राजनीतिक तौर पर मजबूत तो होना है, लेकिन सत्ता में पहुंच के कोई जरूरी नहीं कि आप बदलाव कर पाए। आप राजनीतिक तौर पे तो मजबूत हो गए, सत्ता में 4 लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो कोई बदलाव कर नहीं रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। तो कहीं लोगों को, अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ये बात तो हमको जो लगता है। हाँ नहीं देखिए, हाँ देखिए इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि ये, एक तो ये कि मैं कहना चाहता हूँ इसमें, ये जो चुनाव का मैंने जो प्रोसेस शुरू किया था, ये एक तो ये कि जो ये पूंजीवादी और माफिया जो ये कब्जा हो गया ना इस देश के इसके इलेक्शन, इस तंत्र के ऊपर, चुनावी तंत्र के ऊपर, कि लोग ये सोचते हैं, अच्छे लोग ये सोचते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा कार्यकर्ता हो, लीडर हो, समाज के लिए निस्वार्थ काम करता हो, जब चुनाव की बात आती है तो बड़े बड़े खलीफा हाथ छोड़ देते हैं, नहीं जी जी हम नहीं लड़ेंगे, इतना जी पैसा कहाँ से आएगा, ये धन और ये जो गुंडा एलिमेंट है, ये ताकत कहाँ से आएगी। ये सवाल मुझसे महाराष्ट्र में एक बड़े पत्रकार, सीनियर पत्रकार ने पूछा था। तो मैंने अच्छा। उनको कहा मैं इसी को करने आया हूँ, मैं इस देश की राजनीति में ये बताने आया हूँ कि अच्छे लोगों को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है जी और बिल्कुल। चुनावों में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगले जी 10 साल में हर आदमी चुनाव लड़ेगा, इसमें कम से कम 500 लोग होंगे, एक एक उसके ऊपर हमारा जो मिशन चल रहा है। क्योंकि हमने बताया कि हमने 15,000 रुपए खर्च करे इस चुनाव में खाली, अच्छा। मेरे तो ज्यादा हुए, 55,000 के करीब हुए, हाँ लेकिन हाँ। हमारे जो और जो दूसरे थे, 5,000 रुपया हमने उसका भरा, उसका जमानत राशि भरी, जी जी जी। 5-5 हजार रुपए के पर्चे छपवाए और घर घर जा करके जहां तक जा सकते थे। हमने कहा जरूरी नहीं है सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी पे पहुंच जाओ, हाँ क्योंकि जी हमें हाँ जी। पता है हम जीतने वाले नहीं है। जी हमारा जी जी। काम है हम जितने लोगों तक इस चुनाव के दौरान, इस 10 दिन के अंदर प्रचार में पहुंच जाएं, जितने लोगों से हम बात कर लें, हमारी आवाज पहुंच जाए, वही हमारी जीत होगी कि हम इतने लोगों तक पहुंचे। और लोगों ने याद रखा, तो जी हमने 15,000 से लेकर के और मोस्टली 55,000 का खर्चा है हमारा एक सीट के ऊपर सिर्फ। जी जी और जी। वो भी हमने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से चंदा लिया। मैंने जी स्ट्रिक्टली कह दिया था कि कोई आदमी अपनी जेब से नहीं खर्चा करेगा, हाँ हाँ, नहीं क्योंकि हम बिल्कुल। अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम जी जी अपने जी। दोस्तों, रिश्तेदारों से, दोस्तों से 2,000, 5,000, 100 रुपए ऐसे लो, और वही किया। और आज हम मजबूती से खड़े हैं। इस चुनाव के अंदर चंद लोगों का जो 600 परिवारों का कब्जा है, उस जी कब्जे को हमने तोड़ना है। और जी जी आम बिल्कुल। सिटीजन को, इसमें जातिगत बात नहीं है, जी जी आम जी। भारतीय नागरिक को बताना है कि जो भी ईमानदार है, जिसके पास कुछ का पॉलिटिकल कार्यक्रम है, जो इस देश के लिए काम करना चाहता है, इसकी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए काम करना चाहता है, वर्किंग क्लास के लिए काम करना चाहता है, आओ चुनाव के मैदान में चुनौती दो इनको, इन पूंजीवादी मनुवादियों को चुनौती दो, और आकर के सत्ता के ऊपर इनको इनको डर रहना चाहिए। इनको डर ही नहीं है, कोई जी दूसरा ही जी नहीं रहा। बिल्कुल। अगर इनको ये लगेगा, देखिए हमारी तरह नहीं सोचते हैं ये 50 साल बाद की सोचते हैं। और जी जी ऐसा जी। नहीं कि हम हमारी एग्जिस्टेंस हाजिर लग चुकी है। मुझे हाँ, खबर आई वहां से, उनको कह रहे हैं कि भैया ये अज्ञानी आज नहीं तो 10 साल में दिल्ली पे कब्जा कर लेगा। ये अच्छा वो हाँ। लोग सोचने शुरू हो गए हैं। चले, बहुत कि आज बढ़िया जिस बात है। तरीके से हमारा प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जिस तरह से लोग हमारे साथ जुटे, जिस तरीके से आए, एक गठबंधन बन गया था बड़ा जी खूबसूरत, जी जी, बहुत बढ़िया जिसमें बात। मुस्लिम भी आ गए थे, जिसमें दूसरे भी जातियां आ गई थी,
है। तो और अपने वो अपर कास्ट भी, वो भी उनकी भी कुछ पार्टियां आ गई थी। हमने कहा भाई अभी नहीं, हम आपको नहीं ले सकते, हमने चुनाव लड़ा तो, लेकिन और दूसरे भी, हमें गठबंधन बन गया था बड़ा खूबसूरत, जो अच्छा। गठबंधन आगे भी बनेगा इस निगम के चुनाव में बनेगा। तो ऐसा नहीं है, विश्वास कायम हुआ समाज का। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा संदेश अपने समाज को, सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप इस देश के वो अनार्य योद्धाओं की जिनको छल कपट से गुलाम बनाया गया है, ये थोपे हुए काम है। आपको अब आगे बढ़ करके अपनी पॉलिटिकल पावर लेनी है, इस तरफ ध्यान देना है। उसमें आपके पैसे नहीं लगने, सिर्फ अपना बटन दबाना है, जा करके अपनी तरफ, अपने स्वतंत्र लीडरशिप को, अपनी स्वतंत्र पार्टी को आपने बनाना है। क्योंकि ये जो मनुवादियों के नेतृत्व वाली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आपके आदमी को चुन तो लेंगी, लेकिन उसको काम नहीं करने देंगी। आप बीजेपी की जगह कांग्रेस ले आओ, कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले आओ, आम आदमी की पार्टी की जगह कोई और पार्टी ले आओ, ये आपको, उनको, आपके लोगों को काम नहीं करने देंगे, गुलाम के गुलामी रहेंगे। तो स्वतंत्र लीडरशिप खड़ी करो अपनी, और खुद पैरों पे खड़े होकर के, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय गुलामी की बेड़ियों के। हमारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। और आपने इंजॉय के साथ, आनंद के, हम तो बड़े खुश होकर के चुनाव लड़े, खुश हो गए। एक वकील को एक फूटी कोड़े, हमने खुद अपने हाथ से अपने वो नॉमिनेशन फार्म भरे, बड़े आनंद से गए। पास हो जाए फेल हो जाए में डर ही नहीं था, क्योंकि हमारा जा ही कुछ नहीं रहा, लगी कुछ नहीं रहा। और प्रचार और था, यूट्यूब चैनल आ रहे थे बड़े, जी जी। हमारे बहुजन और दूसरे यूट्यूब चैनलों को मैं सल्यूट करूंगा। उन्होंने हमारी आवाज को बहुत बढ़ाया, बहुत दूर तक लेकर के गए, और बिना, हमारे पास कुछ था ही नहीं, किराया भी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, तो उनको सल्यूट करूंगा। हर वर्ग का सहयोग, और हमारी हाजिरी लग चुकी है राजनीति में, जी दिल्ली जी। की राजनीति में और भारत की राजनीति में। हम अपनी हाजिरी लगाने में कामयाब हो गए हैं। ये अशोक जी जो आप, आगने वाले 10 साल जी ये चुनौती भरे होंगे, हाँ, लेकिन हम इस 10 साल को हम बिल्कुल अग्निपथ की तरह लेके चलेंगे। और हम्म, अगले 10 साल में दिल्ली में तो हम जरूर कामयाब होंगे अपनी सरकार बनाने में। ये मैं जी। यहाँ से एक उम्मीद जाहिर कर रहा हूँ आपके सामने। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो देखिए जो भरोसा और ये विश्वास जो होता है, जो आपके अंदर जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, क्योंकि आप काम में तो आपकी ऊर्जा हमने देखी है हर तरफ, लेकिन कई बार लोग जो है चुनाव में, एक चुनाव के बाद है उनकी निराशा आ जाती है, लेकिन आपके अंदर जो विश्वास है, ऊर्जा है वो काम करने की लगातार, तो वो एक बहुत बहुत शुभ संदेश है। क्योंकि लेकिन लोग ये कहते हैं हमेशा से, चुनाव लड़ते समय लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई हमारी ही बिरादरी से तो चुनाव जीतेगा नहीं व्यक्ति। ये एक क्योंकि लोग जब राजनीति में होते तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई केवल वाल्मीकि ही तो इस वोट से आप चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए जो दूसरी जातियों में जाने के लिए आपका क्या हुआ है, क्योंकि आप अक्सर जो है जो वर्ग वर्ग जाति वर्ग की बात करते हैं, और आपका एक बैकग्राउंड जो है वामपंथी है, तो कई बार वामपंथी बैकग्राउंड से जो है बहुत सारे जो हमारे समाज के साथी है उनको बड़ा अलगाव से होता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सवाल, क्योंकि ये भी नहीं बहुत देखिए, क्लियर करने की जरूरत है। जी, नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो बहुत सारी कुछ भ्रांतियां फैला रखी हैं जो वामपंथ के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में, तो उसको भी तो, क्योंकि मैंने सीखा वहीं से है। देखो सीधी सी बात है, जो भी आज मैं समाज को रिटर्न कर रहा हूँ, या समाज को मैं दे जी पा जी रहा हूँ, उनकी मदद कर पा रहा हूँ, ए टू जेड, जी चाहे जी। ट्रेड यूनियन की बात हो, चाहे पॉलिटिकल राजनीतिक मिशन की बात हो, मैंने लेफ्ट से ही सीखा है। बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक, एक एक चीज, संगठन के तौर तरीके, हर चीज, ट्रेनिंग्स की, सब कुछ किया उन्होंने, सिखाया, पूरा सीखा उन्होंने। भी जनरल यूनियन थी, होटल वर्कर्स यूनियन के लिए मैं लगातार आज भी काम करता हूँ, जिसमें तमाम जातियों के। अभी लॉकडाउन में वियतनाम में 4 होटल वर्कर फंस गए थे, और मुझे फोन आया, तो उसमें एक एक अपने वो थे, भंडारी जी थे, एक अपने शर्मा जी थे, एक मुस्लिम थे, अच्छा। मतलब हर पूरा भारत था उसमें, हाँ जी। 4 और एक मैनेजर, पांच पांच अच्छा। लोगों को, एक पवार साहब थे। तो मैंने यहाँ से लिखा वहाँ की वियतनाम को भी, भारत सरकार को भी, चिट्ठी पहुंचते ही तुरंत मुझे चिट्ठी आई, मैंने डाली फेसबुक पे, उन्होंने तुरंत उनको अकोमोडेशन दिया, मेडिकल दिया। वो मालिक भाग गया था छोड़ के उनको, जो ले गया था, और उनको रोटी खिलाई, पैसा दिया, और 29 तारीख को, 29 मई को वापस भेजा बाई फ्लाइट, अरे बहुत भारत बढ़िया। भेजा। तो बहुत वो अच्छा। तमाम अलग अलग जातियों के थे, पूरा भारत था, एक मिनी इंडिया था वो पांचों को, मैं तो मिनी इंडिया कहता हूँ। जी जी और जी। रेल वर्कर्स के लिए मैं काम करता हूँ। अभी लॉकडाउन में 5,000 वर्करों को तनख्वाह दिलाई है, जिनको नहीं दे रहे थे, ऑनलाइन ही करके, उन तमाम लोगों को। और आज ही मैं आदिवासियों से लेकर के तमाम जातियों के लिए काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी भारत की राजनीति है, ये जाति बेस्ड है। जी
बड़े से बड़े, चाहे लेफ्ट के नेता हो चाहे राइट के हो, जो भी हो, अपने अपने इलाकों में जब चुनाव में जाते हैं तो वो सही देखते हैं कौन से मोहल्ले में कौन सी जाति के आदमी बात। रहते हैं। देखो, इसको बुरा नहीं मानने की जरूरत है, जो ये नहीं नहीं, बिल्कुल चीज ये होती है, है ठीक है ना। तो हकीकत। जब तक आप देश के अंदर जाति की राजनीति नहीं करोगे, आपको एक वोट मिलने वाला नहीं, एक जी वोट मिलने वाला नहीं। मुझे 36 तो मिल गए कम से कम इस नाम से, वो भी नहीं मिलता अगर मैं ओरिजिनल कहता तो वो भी नहीं मिलता, क्योंकि ये भुगता हुआ है ना 30 जी जी साल का। जी हमने MM गोप, कॉमरेड MM गोप, जो AITUC के और CPI के बड़े नेता थे, जिनका नाम है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, वो आदमी चुनाव लड़ा नई दिल्ली से शीला दीक्षित के सामने, और मैं उनका चीफ इलेक्शन एजेंट था। जब दूसरा चुनाव हुआ था दिल्ली में, उनका दूसरा टर्म था शीला जी दीक्षित जी जी का, वो जी चुनाव लड़े, नई दिल्ली सीट से लड़े। जिस अशोका होटल के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, वहां के वर्करों के लिए, 5,000 वर्करों के लिए, जब वो मत पेटियां खुली तो उसमें से सिर्फ 48 वोट निकला। 48 वोट, उसमें से उस जिसके लिए दिन रात उनकी पगार की लड़ाई, उनकी नौकरी की लड़ाई, उनके रोजमर्रा की लड़ाई, बेटरमेंट की लड़ाई उन्होंने वहां लड़ी, 48 वोट। और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर का दूसरा इलाका था कनॉट प्लेस का, जहां हमने मोर्चा संभाला हुआ था, वहां 875 वोट मिला उनको। हमने वहां पर कोशिश की, वहां सारी चीजें करी। तो इसीलिए ये हमारा एक्सपीरियंस है। इस देश की अंदर आप भले ही किसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन जब चुनाव का टाइम आएगा तो कहेंगे अरे ये तो फलानी जाति का, अरे छोड़ो, वो ये भूल जाएगा ये नेता यार तुम्हारे लिए दिन रात जी जी यहाँ पर बिल्कुल आकर के लड़ता है। 10 बार तो मैं अरेस्ट हुआ हूँ कम से कम मजदूर आंदोलनों में। मजदूर आंदोलनों के लिए हमने गिरफ्तारियां दी हैं, हमने लड़ाई, डंडे खाए, हम मैदान में लड़े, लगातार मूवमेंट चलता है। आपने भी देखा होगा, जी जी जंतर जी मंतर पे मोर्चा रहता था हमारा लगातार बिल्कुल उस पे, तो बिल्कुल। उनके लिए। लेकिन वो वोट नहीं देंगे, क्योंकि जातिगत एक अलग, देखिए हमारे देश में सामाजिक लड़ाई को और पॉलिटिकल लड़ाई को अलग कर रखा है। ट्रेड यूनियन की लड़ाई हम जिस मालिक के खिलाफ लड़ते हैं ना, उस मजदूर के उसके लिए, हकों के लिए। और चुनाव में ये नेता खड़ा हो जाए और वो मालिक खड़ा हो जाए फैक्ट्री का जिसके खिलाफ, हाँ जी बोलिए। तो वो जो मजदूर हैं वो अपने नेता को वोट नहीं देंगे जो उसके खिलाफ लड़ा, वो उसको मालिक को वोट डाल देंगे क्योंकि वो चुनाव में लड़ रहा है। तो वो हमारे हमारे समाज में चुनाव को और ट्रेड यूनियन और सामाजिक आंदोलन को अलग अलग टुकड़ों में एक बांट दिया गया है। तो वो समझ को रख के देखो, हमें काम तो सबके लिए करना है, ऐसा तो नहीं है आप काम जी दूसरे के जी लिए मना कर दो, बिल्कुल। क्योंकि हमारी विचारधारा और हमारा जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि है वर्किंग क्लास की, गरीब मजदूर की जी लड़ाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको वहां तक पहुंचना तो है, उनके लिए कुछ करने के कलम तो चाहिए, ताकत तो चाहिए। जी जी तो जी वहां पहुंचने के लिए आपको वही शाम दाम दंड भेद, वही तिकड़ी वही अपनानी जी पड़ेगी। तो चुनावी रणनीति जो है आपको उस तरह डेवलप करनी पड़ेगी। और अपने अपने देखिए, सबसे पहली बात तो जिस समाज से मैं हूँ, वो इस देश का क्या, इस दुनिया का सबसे लोअर पायदान पे सबसे कमजोर, अर्थ में, शिक्षा में, सामाजिक स्तर पे सबसे कमजोर है। तो उसको सबसे पहले उठाना, और तो सबसे पहले ये मेरी जिम्मेदारी है। और क्योंकि मैंने कुछ सीखा, तो वो जिम्मेदारी है, अगर मैं दुनिया के लिए काम करूं और अपने लोगों के लिए काम ना करूं, तो ये भी सबसे मतलब शर्मनाक बात होगी और बेहूद की बात होगी। क्योंकि देखो, चाहे इस देश के लेफ्ट वालों ने माना हो ना माना हो, भगत सिंह ने इस देश के मेहतर को सर्वहारा कहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। उसकी बात मान लेते तो शायद लाल झंडा लाल किले पे कब का लग गया होता। ये बीमारी हमें नहीं झेलनी पड़ती जो आज ये झेलनी पड़ रही है इस सही देश कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप ये कहते हैं कि लेफ्ट का साथ लेना जरूरी है में। दलित हाँ, आंदोलन में। नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, वो बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने भी उस बात को किया था और उसके साथ काम भी करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने, डांगे साहब ने, उन्होंने उस समय भयंकर चुनाव लड़े थे जातिवाद हाँ था, वो जो इलेक्शन में। फैक्ट्री वगैरह में वो सब चीजें चली, उसके बाद उन्होंने अलग देखे। बाबा साहब अगर लेफ्ट की विचारधारा को, या मतलब मार्क्स की या लेनिन की, इसकी विचार, समाजवाद की विचारधारा को नहीं मानते, तो वो अपने जीवन की पहली पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कभी बनाते जी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मुझे बड़ी खुशी हुई जब उनका पता चला कि वो झंडा उन्होंने लाल रखा था अपना, उसका, जी 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 उस पार्टी का झंडा लाल था। और वो उन्होंने किसान मजदूरों के लिए काम किया, और वो 17 में से 15 सीटें जीती उनकी महाराष्ट्र विधान परिषद। ये तो इतिहास है, हाँ ये जी तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। ये तो बाद में आकर के जब इन्होंने वहां उस समय लेफ्ट में भी कुछ खामियां तो रही ना, जाति इतनी हाँ। आसानी से जाती नहीं, तो उस चक्कर में फिर उन्होंने फिर अपना रास्ता बदला। क्योंकि नहीं देखो, तो आरपीआई तो इसीलिए देखो बाबा साहब के जाने के बाद आरपीआई बनी है, आरपीआई पहले बनी हाँ, नहीं। नहीं, वो खाका तैयार कर गए थे। तो आप अपने समाज की, आपको लगता है कि जो है जब तक समाज साथ में नहीं होगा, एक जाति की विशेषता जो आप कह रहे थे,
कि अपना समाज का जुड़ना जरूरी है, तभी आप और समाज के साथ बार्गेन कर पाएंगे या सरकार के साथ। हाँ नहीं, देखिए समाज का तो आपका जुड़ना जरूरी है कि जहाँ से आपका बुनियाद है, बेस है, जब तक वो समाज आपके साथ जुड़ेगा नहीं तब तक आपको दूसरे लोग आपके ऐसा नहीं कि वो उनको कोई हम ब्लैकमेल करेंगे या कुछ जी करेंगे, जी वो जब तक आपके पास नहीं आएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, कि जब तक वो आपका अपना समाज आपके साथ नहीं होगा, आपका एक कंसोलिडेट वोट नहीं होगा, अपना इकट्ठा वोट नहीं होगा, और सरकार भी प्रभावित नहीं होगी। सरकार को भी आप प्रेशराइज नहीं कर सकते बजट में, वेलफेयर के प्रोग्राम्स में, उनके नौकरीज में, उनके जो एजुकेशनल जो उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेहतर बनाने में, और उनके और बहुत सारे जो जो पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स हैं वो लेने में जब तक समाज कामयाब नहीं हो सकता, जब तक कि वो अपना, देखिए बाबा साहब ने जो कम्युनल अवार्ड का जो लड़ाई थी, आखिर बाबा साहब वो क्यों, उन्होंने वो उस पैटर्न को कहा, अंग्रेजों से क्यों मनवाया उसको, और गांधी जी क्यों उसके खिलाफ बैठ गए, क्योंकि जी उसमें डबल वोट का जो राइट था उसमें यही जी था कि एक वोट अपने लोग अपने आदमी को देंगे, जी। और एक जिससे एक कि उसके एक ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा किसी का, जी 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 कि वो बिना प्रेशर के अपने समाज की बात को रखेगा, अपने प्रोग्राम कार्यक्रम लेकर के आएगा, उनकी बातों को मजबूती से रख पाएगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है मेरे समाज का वोट आना है। जी और जी दूसरा जो जनरल आदमी को वोट देना था, वो जनरल आदमी को भी वो बार्गेन, वो होती ताकत कि भैया जी। जब तक तू ये काम नहीं करेगा, समाज के ये चीजें नहीं करेगा, तब तक हम तुझे क्यों वोट करें। तो बिल्कुल। वो जो एक कॉन्सेप्ट था जिसको भी उन्होंने करके सामूहिक वोट में बदल दिया है ना, तो वो ही आज हमने उनको बताना कि भैया वो कम्युनल अवार्ड वो भले ही छिन गया हो, लेकिन आज उसको दूसरी तरीके से आप अपने लोगों को, अपने स्वतंत्र लोगों को हाँ आप जी वोट करके उस पावर को दोबारा से ले लो, उस कम्युनल अवार्ड की जो असली मकसद था बाबा साहब को, उसको दोबारा से सार्थक कर लो, और अपने अधिकार, अपने और समाज के अधिकार को, और साथ में पूरे देश के अधिकार को आगे बढ़ा लो। देखो जब तक इस देश से जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक ये देश किसी भी हालत में तरक्की नहीं कर सकता, जब तक इस देश का सबसे आखिरी पायदान का आदमी जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक इस देश की कोई उन्नति, कोई तरक्की नहीं हो सकती। देखिए बोलते हैं जी हमने मंगल ग्रह पर हमने ये वो तरक्की कर दी, हमने बुध ग्रह पे तरक्की कर दी, ऊपर को दिखाते हैं लोग और आगे जाते गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि जी जी नीचे तो देख ही नहीं रहे, नीचे तो कुछ हुआ ही नहीं है। और वो सारी तरक्कियां फेल हो गई जब ये कोरोना का ये लॉकडाउन लगा, लोग जो गरीब मजदूर सड़कों पे उतरे, सारी तरक्की का जो पिछले इतने वर्षों की तरक्की और ये पिछले 5-6 सालों की सारी हवा धूमंतर हो गई, क्योंकि जो नीचे का मजदूर है, जो मेहनत करने वाला है, चाहे खेतों में मजदूरी करता है, चाहे वो कारखानों में मजदूरी करता है, चाहे कहीं भी काम करता है, वो तो बेचारा गरीब का गरीब ही है। तो बिल्कुल। जब तक आखिरी पायदान का आदमी, चाहे जातिगत रूप से चाहे वो आर्थिक रूप से, जब तक आखिरी पायदान का आदमी इस देश का, जब तक वो उसको उसकी तरक्की शुरू नहीं होगी, इस देश की तरक्की असंभव है, नामुमकिन है। कि आधुनिक भारत का निर्माण, उसका सपना ही बिल्कुल फजूल है, बेकार है, अगर जब तक आप सबसे जमीन से सबसे जातिगत रूप से सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर को नहीं उठाओगे तब। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और आपका जो फोकस है, और बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि जब तक जो देश का सबसे निचले पायदान पे रहा समाज है, उसकी सही नेतृत्व, क्योंकि उसके नाम के बहुत से लोग आ रहे हैं, अब उसका सही नेतृत्व कैसा हो, उस पर अब लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि नाम के लिए तो 120 सांसद आते ही हैं, दलितों के भी आते हैं, और आपके समाज के भी 2-4 लोग हैं ही, सब पार्टियों में हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन आखिर उनके सबके रहते विस्थापन भी हो रहा है लोगों का। उनके सबके रहते जो है किसी को 1 रुपया नहीं मिला, 50 करोड़ तो दूर की बात, 50 लाख और 1 करोड़ तो दूर की बात है। यहाँ बेसिक सुविधा नहीं मिली, जहाँ होना चाहिए कि एक जाके कोई विजिट करता है। यहाँ के मंत्री लोग जो है दूसरे लोगों के घर पे जाते हैं, कोरोना वॉरियर्स का नाम लेते हैं, जैसे कि जो वाल्मीकि समाज का आदमी है, जो स्वच्छकार समाज का आदमी, उसका वो कोरोना वॉरियर नहीं है। जबकि सबसे बड़ी जो जो इसकी त्रासदी वही झेल रहा है, जो आज की डेट पे जो बायो कूड़ा है, जो मेडिकल का जो वेस्ट है, वो इतना खतरनाक है, उसको वो साफ करना पड़ रहा है। उसके लिए उसके पास में ना कोई हेड गियर्स है, ना कुछ उसके पास में ग्लोव्स हैं, ना कुछ मास्क है ढंग का। वो सब करके भी वो कोरोना वॉरियर नहीं है। असल में कोरोना वॉरियर वो उसके लिए इस्तेमाल ही नहीं होता है। हकीकत बात यह है कि कोरोना वॉरियर तो केवल डॉक्टर्स, ये भी एक मनुवादी सवर्णवादी जो मानसिकता है, उसी हिसाब से पूरा कोरोना वॉरियर
मतलब बहादुर लोग कौन होंगे? ये वो जो मर रहा है, जो उसको सफाई कर रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है, वो कोरोना वॉरियर नहीं है। ये इस प्रकार की मानसिकता का संकट है। नहीं तो अभी तक सारे नेता जितने हमारे लोग मरे हैं उनके घर पे जाते कम से कम एक उनको एक श्रद्धांजलि देने की बात होती। तो मैं अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो लोग इसको देखेंगे वो आपकी बात को समझेंगे, ईमानदारी से इस पर मनन करेंगे, और आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें शामिल होंगे, आपको सहयोग करेंगे। तो मैं यही बात के साथ आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने समय निकाला, और आपके कार्य के लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय भीम। धन्यवाद सर, शुक्रिया। जय भीम। जय भीम।